राम राम साथियों, नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी का दिव्य दृष्टि के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान पुलिस के लिए महत्वपूर्ण महिला एवं बच्चों से संबंधित योजनाओं के बारे में। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, अब हमारे पास एग्जाम के लिए बहुत कम समय बचा हुआ है। इन 20 से 25 जो दिन हमारे पास बचे हुए हैं, इन दिनों को हमें कैसे यूटिलाइज करना है, कौन कौन सी सब्जेक्ट हमें पढ़नी है, ये हमने बहुत मंथन किया है इसके बारे में। लेकिन एक ऐसा चैप्टर जो बहुत छोटा है लेकिन जिसका मार्किंग जो है आपको सीधे 10 नंबर दिलाती है, कम समय में जो तैयार हो सकता है तथा जो पढ़ा हुआ है उसी के अंदर से योजनाएं आने वाली हैं। तो साथियों, ये बहुत छोटा पोर्शन है जिसको हम आसानी से कवर कर सकते हैं और ये कह सकते हैं कि जिसको कवर करने के बाद हम 10 में से 8 या 9 आसानी से स्कोर कर सकते हैं। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं महिला एवं बच्चों से संबंधित योजनाओं के बारे में। इनसे संबंधित क्या क्या योजनाएं हैं जो चली आ रही हैं। सरकार ने कुछ ऐसी योजनाएं भी हैं जिनका नाम परिवर्तित करके अन्य नाम कर दिया है, कुछ के प्रावधान हैं जो चेंज कर दिए हैं। इसके अलावा महिलाओं बच्चों से संबंधित और भी कौन कौन से महत्वपूर्ण कदम हैं जो सरकार उठाती है ताकि महिलाएं एवं बच्चों का समाज में एक जागरूकता फैला सके, उनको एक ऐसा जीवन प्रदान कर सके जो उनको अपने स्तर पर ऊंचाइयों पर ले जा सके। तो आज हम बात करने वाले हैं महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित योजनाओं के बारे में। तो हम पहले बात करेंगे, पहले सेगमेंट में हम बात करेंगे कि महिलाओं के लिए सरकार जो विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाती है उनके बारे में बात करेंगे। अच्छा, शुरू करने से पहले हम एक इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमें याद क्या रखना है। योजनाएं तो बहुत सारी हैं, हम कौन सी योजना को किस आधार पर पढ़ना चाह रहे हैं, हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है साथियों, सबसे पहला है कि योजना का जो नाम है वो नाम हमें योजना का दिया जाएगा। उसका उद्घोषणा कब होती है, सरकार के द्वारा उसकी उद्घोषणा, उसका शुभारंभ कब होता है, ये चीज़ें हैं। इसके अलावा कौन सा विभाग है जो उस योजना का क्रियान्वयन कर रहा है। इसके अलावा जो योजना चलाई गई है महिलाओं के लिए या बच्चों के लिए, उस योजना का उद्देश्य क्या है। सबसे बड़ा और मेन फैक्टर इसमें ये काम करता है कि जो योजना महिलाओं के लिए लाई गई है, बच्चों के लिए लाई गई है, उसका मेन मोटिव क्या है, उद्देश्य क्या है। तो हम इन मोटे मोटे पहलुओं पे ज़्यादा गौर करेंगे। उसके अंदर क्या प्रावधान है, ये हमारा सेकेंडरी पोर्शन होगा। तो हम जब भी किसी योजना को हम पढ़ने वाले हैं, पहली चीज़ कि योजना को हम पढ़ेंगे तो उससे जो उसका नाम है उसी के आधार पे हम उसका उद्देश्य जो है बहुत आसानी से निकालेंगे। कोई भी योजना है हमारे सामने, योजना हमारे सामने है तो उसका जो क्या उद्देश्य रहने वाला है ये योजना के नाम के अंदर दिया हुआ है। अगर हम नाम को अच्छे से देखेंगे तो उससे ही हमारे सामने उसका उद्देश्य निकल कर आ जाएगा। तो शुरू करते हैं साथियों हम पहली योजना से। पहली योजना हमारे सामने है लाडो प्रोत्साहन योजना। जैसा कि अब दिया है लाडो प्रोत्साहन योजना, इसी नाम से हमें इसका उद्देश्य निकालना है, रटना नहीं है। हमें किसी भी योजना को हम रटने वाले नहीं हैं, सिर्फ और सिर्फ हम योजना पे चलने वाले हैं। योजना के नाम को आधार पे रखते हुए उससे हम उसका उद्देश्य निकालने वाले हैं। इसलिए इसको रटने की जरूरत नहीं है, किसी योजना को आपको रटना नहीं है। यहाँ आपको देखना है, 2 बार रिवाइज करना है, उसके आधार पे अपने आप आपको इसका उद्देश्य सामने आ जाएगा। तो मैंने कहा लाडो प्रोत्साहन योजना, नाम में दिया है लाडो यानी कि बालिकाओं के लिए है। अब बालिकाओं को प्रोत्साहन, लाडो प्रोत्साहन, तो लाडो यानी बालिका। अब बालिकाओं को सरकार प्रोत्साहन कैसे दे रही है, सीधा सा उद्देश्य आ गया इसके अंदर कि लाडो प्रोत्साहन योजना कि बालिका, लाडो यानी बालिका। अब बालिकाओं को प्रोत्साहन सरकार कैसे देना चाह रही है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि घोषणा हम बाद में देखेंगे, पहले हम देखेंगे कि जो भी योजना है हमारी वो कौन सा विभाग इसका क्रियान्वयन कर रहा है। इसमें भी एक चीज याद रखने वाली है, क्या कि जो भी योजना है हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, महिलाओं के बारे में, बच्चों के बारे में। तो लगभग हमारी 99% योजनाओं में जो हमारा विभाग मिलने वाला है, हमें या तो महिला अधिकारिता विभाग मिलने वाला है या महिला एवं बाल विभाग मिलने वाला है। तो इनको भी रटने की जरूरत नहीं है, हमें बस एक चीज फैक्ट के तौर पे रटनी है। वो कौन सी रटनी है कि भाई इसकी घोषणा कब होती है, लागू कब होती है। डेट एक ऐसी चीज है, आप किसी चीज की भी करेंगे ना वो आपको याद रखनी पड़ेगी। कोई भी योजना हो, कब लागू हुई है वो आपको याद रखना ही पड़ेगा। इसके अलावा कुछ भी चीज आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आप वीडियो को देखेंगे, योजना को समझेंगे, आपको क्लियर हो जाएगी कि योजना में क्या प्रावधान है, कैसे लागू की गई है, जो चीजें हैं। तो पहली में हमने कहा कि लाडो प्रोत्साहन योजना,
घोषणा कब होती है? 8 फरवरी 2024। तो योजना की घोषणा कब हुई? 8 फरवरी 2024 को। विभाग बताया है, अब महिलाओं से संबंधित है तो महिला अधिकारिता विभाग क्या है? इसका विभाग है जो इस योजना का क्रियान्वयन कर रहा है। उसके अलावा ये तो होती है घोषणा, घोषणा सरकारें कर देती हैं, लेकिन योजनाएं जो हैं बाद में एक निश्चित समय के बाद, जब भी उसकी उद्घोषणा होती है उसके बाद अधिसूचना आती है, तब योजना लागू होती है। तो योजना का ये प्रारंभ होना, घोषणा आपको याद नहीं रखनी है, किसी भी योजना में घोषणा याद नहीं रखनी है। योजना लागू कब होती है? 1 अगस्त 2024। तो आपको याद रखना है लाडो प्रोत्साहन योजना कब लागू होती है। तो क्या याद रखेंगे? 1 अगस्त 2024 को लाडो प्रोत्साहन योजना लागू होती है। अच्छा, उद्देश्य क्या है? अब लाडो को प्रोत्साहन देना है तो बालिकाओं का सर्वांगीण विकास, बालिकाओं का सर्वांगीण विकास क्या रखा गया है इसका उद्देश्य। अच्छा, हमने नाम पढ़ा लाडो प्रोत्साहन योजना, ऐसा नहीं है कि ये योजना जो है 1 अगस्त 2024 अभी आई है। अब देखिए इसका पहले क्या नाम था? राजश्री योजना। योजना पहले से ही चल रही थी, योजना राजश्री योजना के नाम से पहले से चल रही है, लेकिन सरकार ने अब इसका नाम बदल के लाडो प्रोत्साहन योजना किया है। तो आपको यह भी याद रखना है कि लाडो प्रोत्साहन योजना का पहले क्या नाम था? राजश्री योजना। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके बारे में कि इसके अंतर्गत क्या क्या लाभ दिए जाते हैं। हाँ, अच्छा, तो हम देखने वाले हैं इस योजना के अंतर्गत क्या क्या लाभ दिए जाते हैं। आइए देखते हैं। पहला क्या कहा गया इसमें? पहले जो इसके अंदर राशि दी जाती थी 1 लाख रुपए की राशि दी जाती थी। अब सरकार ने जब इसका नाम परिवर्तित किया, राजश्री योजना से लाडो प्रोत्साहन योजना किया है, तो सरकार ने इसके अंदर प्रावधानों में भी बदलाव किया है। क्या बदलाव किया है? उन्होंने कहा है कि भाई पहले हम राशि देते थे 1 लाख। कितनी राशि देते थे? पहले 6 किस्तों में राशि दी जाती थी 1 लाख रुपए। अब राशि को बढ़ा के 7 किस्तों में कितनी कर दी है? 1.5 लाख रुपए। पहले कितनी राशि थी? 1 लाख रुपए। अब किस्तें भी बढ़ा दी है, एक किस्त बढ़ा दी है। पहले 6 किस्तें थी, अब कितनी किस्तें हैं? 7 किस्तें। टोटल राशि कितनी कर दी है? 1.5 लाख। 7वीं किस्त के बारे में क्या बताया है? शुरू की 6 किस्तें किसको दी जाएंगी? अभिभावकों को। ये देखिए, पहली 6 किस्तें किसको दी गई? अभिभावकों को। 6 किस्तें अभिभावकों को दी जाएंगी। और जो 7वीं जो किस्त है, 7वीं किस्त किसको दी जाएगी? बालिका के खाते में स्थानांतरित की जाएगी, बालिका। तो अपने को क्या याद रखना है? लाडो प्रोत्साहन योजना में पहले जो राशि 1 लाख थी उसको बढ़ा के कितनी कर दिया? 1.5 लाख कर दिया गया है। और यह बताया गया है कि पहले 6 किस्तें थी, अब 7 किस्तें होंगी। 6 किस्तें किसके खाते में जाएंगी? अभिभावक के। 7वीं किस्त किसके खाते में जाएगी? बालिका के खाते में जाएगी। देखते हैं किस्तें हैं इसके बारे में। अब हमारे सामने है 7 किस्तें। अब किस्तों के बारे में हम देखते हैं कि किस्तें किस किस प्रकार से किस्तें दी जाने वाली हैं। पहली किस्त है बालिका के जन्म के समय। बालिका के जन्म के समय कितने रुपए दिए जाएंगे? 5,000 रुपए। तो पहली किस्त हो गई, किसको मिलेगी? अभिभावक को। कितने रुपए? 5,000। कब? जब बालिका का जन्म होगा। अच्छा, पहली वर्ष पूरी करेगी, लेकिन पहली वर्ष पूर्ण करने के साथ साथ उसका टीकाकरण का होना अनिवार्य है, तो दूसरी किस्त मिलेगी। कितने रुपए? 5,000 रुपए। तो 5,000 पहली किस्त, 5,000 की दूसरी किस्त। पहली किस्त कब? जन्म के समय। दूसरी किस्त कब? जब 1 साल पूरी हो जाएगी और बालिका का टीकाकरण पूर्ण करा लिया जाएगा। तीसरी किस्त के बारे में बात करते हैं। जब बालिका पहली बार सरकारी स्कूल में या सरकार के द्वारा किसी मान्यता प्राप्त स्कूल में एडमिशन लेगी, प्रवेश लेगी पहली कक्षा में, तब उसको तीसरी किस्त की राशि मिलेगी 10,000 रुपए। तो 5 पहली, दूसरी 5, तीसरी कितनी होगी? 10,000 रुपए। चौथी के बारे में बात करते हैं। जब पहली कक्षा में एडमिशन लिया तो कितने मिले? 10,000 मिले। अब देखिए, राजकीय स्कूल व राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त निजी स्कूल में कौन सी कक्षा? यहां तो हमने पहली पढ़ी थी, पहली कक्षा में प्रवेश लिया तो कितने मिले? 10,000 रुपए। अब बालिका 6ठी क्लास में प्रवेश करेगी। 6ठी क्लास में जब प्रवेश करेगी तो कितने रुपए दिए जाएंगे? 15,000 रुपए। तो चौथी किस्त, 6ठी कक्षा में प्रवेश, 15,000 रुपए। राजकीय स्कूल। अच्छा, 5वीं किस्त के बारे में बात करते हैं। 5वीं किस्त है जब वो 10वीं कक्षा, ये देखिए 10वीं कक्षा में प्रवेश लेगी तो कितने दिए जाएंगे? 20,000 रुपए। 5 किस्तें हो गई। 6ठी किस्त जब वो 12वीं कक्षा में प्रवेश करेगी, 12वीं कक्षा में जब प्रवेश करेगी बालिका तो कितने रुपए दिए जाएंगे? 25,000 रुपए। ये 6 किस्तें जो है 5,000, 5,002,
10,000, फिर 15,000, 20,000 और 25,000। ये 6 किस्तें कहां जाएंगी? अभिभावक के खाते के अंदर। लेकिन 7वीं किस्त का क्या प्रावधान किया है कि जब बालिका ग्रेजुएशन पूरी करेगी, यानी कि स्नातक जब उत्तीर्ण करेगी या फिर 21 वर्ष की हो जाएगी, लेकिन इसमें यह भी है 21 वर्ष की हो जाएगी तो उसको स्नातक का उत्तीर्ण होना आवश्यक है। तो वो जो 7वीं किस्त है वो 70,000 रुपए की किस्त है, वो कहां आएगी? बालिका के स्वयं के खाते में वो किस्त आएगी। फिर से देखिए एक बार, कितनी किस्तें हैं? 7 किस्तें हैं। पहली किस्त जब जन्म के समय, जब बालिका जन्म लेगी, जन्म के समय पहली किस्त मिलेगी 5,000 रुपए की। दूसरी किस्त कब मिलेगी? जब बालिका 1 वर्ष की हो जाएगी, उसका टीकाकरण पूर्ण करा जाएगा, तो कितनी? 5,000 रुपए की दूसरी किस्त मिलेगी। तीसरी किस्त जब बालिका कक्षा में, पहली कक्षा में प्रवेश लेगी, पहली कक्षा जब राजकीय विद्यालय हो या सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विद्यालय में जब एडमिशन लेगी तो 10,000 रुपए की तीसरी किस्त मिलेगी। चौथी किस्त क्या है कि बालिका जब छठी कक्षा में प्रवेश लेगी तो कितने मिलेंगे? 15,000 रुपए। पांचवी किस्त 10वीं कक्षा में जब प्रवेश लेगी तो कितने मिलेंगे? 20,000 रुपए मिलेंगे। छठी 25,000 रुपए जब 12वीं कक्षा में प्रवेश लेगी, और 7वीं किस्त जो उसके खाते में आएगी 70,000 रुपए की, 21 वर्ष पूर्ण कर लेगी या फिर इसके साथ साथ स्नातक की डिग्री पूर्ण करेगी तो 7वीं किस्त मिलेगी। तो हमने अभी पढ़ा लाडो प्रोत्साहन योजना। लाडो प्रोत्साहन योजना के बारे में हमने पढ़ा कि बालिकाओं का सर्वांगीण विकास करने के लिए योजना लाई गई है। बालिकाओं का सर्वांगीण विकास करने के लिए योजना लाई गई है। विभाग चलाता है महिला एवं अधिकारिता विभाग। अच्छा, इसका बताया कि भाई राष्ट्रीय योजना जो पहले नाम चलता था बदल के क्या कर दिया? लाडो प्रोत्साहन योजना। फिर हमने इसमें पढ़ा कि भाई पहले 1 लाख रुपए की राशि दी जाती थी 6 किस्तों के माध्यम से, अब 7 किस्तों के माध्यम से दी जाने वाली राशि की हो गई है 1.5 लाख रुपए। फिर हमने ये पढ़ा कि भाई 7वीं किस्त है जो बालिका के खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर की जाएगी। फिर हमने किस्तों के बारे में पढ़ा कि कैसे कैसे ये 7 किस्तें बालिका को दी जाएंगी। तो अब आप इसको रटने की जरूरत नहीं है, जैसे ही योजना आपके सामने है लाडो प्रोत्साहन योजना, तो आपको पता चलना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या निकलता है। उसके आधार पे आपको इस योजना को डिटेन करना है कि भाई लाडो को प्रोत्साहन कैसे दिया जाए। तो उसके अकॉर्डिंग सिर्फ डेट जब लागू होती है वो आप याद रखेंगे, उसके अलावा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। अपने आप योजना के अकॉर्डिंग 2 बार आप रिवाइज करेंगे, आपको याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते IM शक्ति उड़ान योजना। IM शक्ति उड़ान योजना। अच्छा, IM शक्ति उड़ान योजना को हम रोकते हैं थोड़ी देर के लिए। आप ये देखिए पहले, कालीबाई भील उड़ान योजना। उड़ान योजना वो थी, IM शक्ति उड़ान योजना ये है कालीबाई भील उड़ान योजना। क्या कहती है कालीबाई भील उड़ान योजना? पहला प्रारंभ कब होती है? कब हुई है प्रारंभ? 22 अक्टूबर 2024। बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, 22 अक्टूबर 2024 आपको याद रखनी होगी, क्योंकि ये योजना है फिर एक योजना को बदल के नाम किया गया है कालीबाई भील उड़ान योजना। क्या है? पहले से चली आ रही उड़ान योजना जो हमने अभी देखी थी, IM शक्ति उड़ान योजना। IM शक्ति उड़ान योजना जिसको कौन चला रहा है? महिला एवं बाल विकास विभाग जिस योजना को चला रहा है, उस योजना का जो अब वर्तमान में बदल के क्या किया गया है नाम? कालीबाई भील उड़ान योजना। यानी कि एक योजना हमने पहले पढ़ी लाडो प्रोत्साहन योजना, क्या किया उसमें? राष्ट्रीय योजना का नाम बदल के क्या किया गया? लाडो प्रोत्साहन योजना। अब यहां पे IM शक्ति उड़ान योजना का नाम बदल के क्या किया गया है? कालीबाई भील उड़ान योजना। आपको ये वाली डेट याद रखनी है, 22 अक्टूबर 2024 से इस योजना के प्रावधान लागू होते हैं। अच्छा, इस योजना में क्या किया जाता है बालिकाओं के लिए? इसमें किया जाता है कि 12 सैनिटरी पैड्स प्रति माह प्रत्येक महिला को वितरण किए जाते हैं। अब हमारा ग्रामीण एरिया में बहुत समस्याएं आती हैं, महिलाओं, छोटी बच्चियां होती हैं, उनको इस महामारी जैसी समस्याओं से निपटान के लिए, तो उनके लिए सरकार ये योजना लेकर आई है। सरकार क्या कह रही है कि हम प्रति माह महिलाओं को, बच्चियों को 12 सैनिटरी पैड्स उपलब्ध कराने वाले हैं। किस योजना के तहत? कालीबाई भील उड़ान योजना के तहत। अच्छा, इसका ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? अवनी लेखरा। अवनी लेखरा को कौन नहीं जानता राजस्थान में? यही अवनी लेखरा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना की ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। आपको ये बात भी ध्यान रखना है। इनके बारे में पैरा
तीरंदाज हैं, ये भी याद रखना है आपको। और भी चीज़ें करंट में आप इनसे पढ़ते हैं रिलेटेड, वो भी याद रखना है, क्योंकि ये भी महिलाओं का एक प्रमुख चेहरा है हमारे राजस्थान में वर्तमान के अंदर। तो अवनी लेखरा को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अच्छा, फिर कहा कि भाई राजस्थान का प्रथम पैड बैंक, इसके लिए सरकार ने स्वयं सहायता समूह के माध्यम से कुछ संचालित कर रही है कि भाई ये जो पैड बनाने के फैक्ट्रियां लगाई जाएं, बैंक बोला गया है इनको, फैक्ट्रियां एक तरीके से छोटी छोटी, इनको उन्होंने कहा है कि पैड बैंक। तो पहला जो राजस्थान का पैड बैंक बनाया गया है वो कहाँ बनाया गया है? डोडावाली। कहाँ बनाया गया है? डोडावाली। कहाँ पड़ता है डोडावाली? उदयपुर में। तो डोडावाली में क्या बनाया गया है? पहला पैड बैंक। किसके लिए बनाया गया है? इस योजनाओं में पैड्स की सप्लाई देने के लिए। अच्छा, देता कौन है इन चीजों को, वितरित कौन करता है? देखो, राजस्थान मेडिकल सर्विस कॉरपोरेशन, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन और राजविका, ये दोनों अपने सहयोग के साथ इस योजना का संचालन करते हैं। विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों में ले जाकर वितरण इसका करते हैं। तो एक योजना हो गई हमारे पास लाडो प्रोत्साहन योजना, दूसरी हमारे पास योजना हो गई कालीबाई भील उड़ान योजना। कालीबाई भील उड़ान योजना, आपको ये डेट तो याद रखनी ही है, ये मान के चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये डेट कि कालीबाई भील उड़ान योजना का प्रारंभ कब होता है। तो 22 अक्टूबर 2024 को कालीबाई भील उड़ान योजना का शुभारंभ होता है। इस योजना में क्या किया जाता है? इस योजना में प्रत्येक महिला जो है इसके अंदर स्कूलों में, आंगनबाड़ी में बच्चियों के लिए महीने में 12 सैनिटरी पैड्स का वितरण किया जाता है। इसके अलावा ये ध्यान रखना है कि इसका ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो किसको बनाया गया है इसका? अवनी लेखरा को। अवनी लेखरा के बारे में ये भी आपको ध्यान रखना है कि अवनी लेखरा इसके साथ साथ एक और योजना है जिसकी भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। कौन सी है वो योजना? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। इसके अलावा पहला पैड बैंक जो है वो आपको याद रखना है कहाँ बनाया गया है? डोडावली उदयपुर के अंदर बनाया गया है। इसके साथ ही ये भी ध्यान रखना है इसमें किन किन दो संस्थाओं के सहयोग से ये योजना संचालित की जा रही है। तो किन से? राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन और राजविका के सहयोग से ये योजना संचालित हो रही है। तो हमने दो योजनाएं पढ़ी, लाडो प्रोत्साहन योजना, कालीबाई भील उड़ान योजना। नेक्स्ट हम तीसरी योजना पे चलते हैं साथियों, जागृति बैक टू वर्क योजना। योजना है जागृति बैक टू वर्क योजना। मैंने कहा कि आपको योजना को रटना है ही नहीं। अब देखिए, जागृति बैक टू वर्क, बैक टू वर्क, काम पर वापस लौटना। तो मोटिव क्या निकल के आ रहा है, क्या उद्देश्य हो सकता है इस योजना का कि जागृति बैक टू वर्क योजना कहना चाह रही है कि काम पर वापस लौटो। अब काम पे वापस कौन लौटेगा? वे महिलाएं जो अपना काम छोड़ चुकी होंगी, किन्हीं कारणों से घरेलू परिस्थितियां ऐसी रही होंगी कि भाई वो काम आगे नहीं बढ़ा पाई होंगी, या कोरोना की वजह से कुछ महिलाएं अपना काम छोड़ दिया होगा। तो सरकार कहना चाह रही है उन महिलाओं से कि वापस अपने काम पर लौटो। तो योजना को चलाने वाला विभाग, मैंने कहा महिलाओं से संबंधित योजनाएं पढ़ रहे हैं, बच्चों से संबंधित योजनाएं हैं ज्यादातर, तो कौन चलाएगा? महिला अधिकारिता निदेशालय। ज्यादातर योजनाओं में हमें क्या मिलने वाला है? महिला अधिकारिता निदेशालय। कुछ योजनाएं होंगी जो शिक्षा विभाग की होंगी, उस शिक्षा विभाग की होंगी, या बाल निदेशालय की होंगी। बाकी ज्यादातर योजनाएं हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ने वाले हैं महिला अधिकारिता निदेशालय की, महिला विभाग से संबंधित। शुरुआत कब होती है जागृति बैक टू वर्क योजना की? 30 नवंबर 2021। कब शुरुआत होती है? 30 नवंबर 2021 को इस योजना की शुरुआत होती है। अब देखो डेट के बारे में आपको ज्यादातर डेट जो नई वाली है ना, जो 2023 से 25 तक की योजनाएं हैं, मोटी मोटी डेट उनकी ज्यादा याद रखनी है। बाकी याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है। बाकी ऐसा नहीं है कि भाई बहुत ज्यादा समय दे रहे हैं अपन इनको याद करने के लिए, बहुत ज्यादा समय स्पेंड कर रहे हैं कि एक डेट याद रह जाए, क्योंकि 10 क्वेश्चन आने वाले हैं हमारे। मुश्किल से एक योजना के अंदर कोई डेट पूछेगा, उसके लिए हम इतना ज़्यादा एफर्ट यहाँ नहीं दे सकते। इसके बजाय कहीं हम अपना अच्छी और भी हमारे पास सब्जेक्ट हैं जहाँ हम अपना यूज कर सकते हैं। तो पहली चीज़ हो गई जागृति बैक टू वर्क योजना। इससे अर्थ निकला कि काम पर महिलाओं को वापस बुलाने के लिए योजना लाई गई है। चला कौन रहा है? महिला अधिकारिता निदेशालय। महिला अधिकारिता निदेशालय इस योजना को चला रहा है। इसके अलावा शुरुआत कब होती है? 30 नवंबर 2021। 30 नवंबर 2021 को इस योजना की शुरुआत होती है। इसके अलावा आप देखो उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य बताया है 3 वर्ष में 15,000 महिलाओं को जॉब फॉर हर फाउंडेशन के माध्यम से वापस काम दिलवाना। हमने क्या कहा था? बैक टू वर्क, काम पर वापस लौटना।
अब ये किसके माध्यम से किया जा रहा है, ये देखिए आप, जॉब फॉर हर फाउंडेशन। क्या है? जॉब फॉर हर फाउंडेशन एक संस्था है जो क्या करेगी, 3 वर्ष के अंदर 15,000 महिलाओं को काम पर वापस लेकर आएगी जो किन्हीं कारणों से काम छोड़ चुकी हैं। तो एक योजना हो गई हमारी जागृति बैक टू वर्क योजना, विभाग है महिला अधिकारिता विभाग, प्रारंभ होती है 30 नवंबर 2021 को। इसका उद्देश्य है हमारे पास 3 वर्ष में 15,000 महिलाओं को जॉब फॉर हर फाउंडेशन के माध्यम से काम पर वापस लाना। तो एक और योजना हो गई हमारी। आगे हम एक योजना देखते हैं। योजना देखें, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, वही सेम इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। अब मातृत्व यानी कि माता जो जिसने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया है, तो उसका छोटा बच्चा और माता, पोषण, उनको पोषण के बारे में योजना है। यानी कि जो अभी अभी प्रसव हुआ है, गर्भवती महिला से प्रसव अभी हुआ है, उस महिला के लिए योजना है, और उससे जो छोटा बच्चा जन्मा है उसके लिए योजना है। किस चीज के लिए? कि उनकी पोषण की पूर्ति कैसे की जाए। तो योजना का नाम है इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। योजना कहती क्या है, आगे पढ़ते हैं। विभाग की बात करें, महिलाओं से संबंधित है और बच्चों से संबंधित है, तो विभाग कौन सा हो गया? महिला एवं बाल विकास विभाग। महिलाओं से संबंधित है, बच्चों से संबंधित है, तो दोनों महिला एवं बाल विकास विभाग। विभाग को कभी रटना नहीं है आपको, ना ही योजना के उद्देश्य को रटना है आपको, सिर्फ डेट पे ध्यान रखना है। मोटा मोटा क्या है कि डेट, किस दिन घोषणा प्रारंभ होती है, योजना जो है प्रारंभ होती है। अच्छा, प्रारंभ कब होती है योजना? 19 नवंबर 2020। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना जो महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा संचालित की जा रही है, उसका शुभारंभ कब होता है? 19 नवंबर 2020। 19 नवंबर 2020 को योजना प्रारंभ होती है। अच्छा, जब ये प्रारंभ हुई थी, जब 19 नवंबर 2020 को योजना प्रारंभ हुई थी, तब क्या है कि ये सिर्फ 5 जिलों में लागू की गई थी। कोई सरकार कोई योजना लाती है, प्रारंभ में वो उसको पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे चलाती है, कुछ जिलों में चलाती है, जो चयनित करती है वो। तो इस योजना के लिए 5 जिलों को चयनित किया गया: प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और बारां। दक्षिणी राजस्थान में महिलाओं की, बच्चों की स्थिति थोड़ी ज्यादा बाकी जिलों की तुलना में खराब है, तो सबसे पहले इस योजना का संचालन कहाँ किया गया? दक्षिणी राजस्थान में किया गया। प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, बारां, इन 5 जिलों में ये योजना प्रारंभ में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे चलाई गई। लेकिन 13 अप्रैल 2022 जब सरकार ने देखा कि योजना अच्छी चल रही है, जो 19 नवंबर 2020 को लाई गई थी, 5 जिलों में संचालन किया गया, रिजल्ट पॉजिटिव आया, तो सरकार ने 13 अप्रैल 2022 से इस योजना को सभी जिलों में लागू कर दिया। जो पहले 5 जिलों में चल रही थी वो योजना अब सभी जिलों में लागू हो गई है। अच्छा, इसका उद्देश्य मैंने पहले बताया कि योजना का उद्देश्य नाम में छुपा हुआ है कि मातृत्व पोषण। तो आप देखिए, गर्भवती महिलाओं, किनको? गर्भवती महिलाओं को, और 3 वर्ष तक के बच्चों के, 3 वर्ष तक के बच्चे, कितनी एज तक के? 3 वर्ष तक। तो गर्भवती महिलाओं और 3 वर्ष तक के बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में सुधार लाना। यही हमने नाम में पढ़ा था कि माताओं और उनके बच्चों को पोषण प्रदान करना सरकार का उद्देश्य है, कि उनको सही समय पे पोषण प्राप्त हो, अच्छा पोषण प्राप्त हो, जिनसे उनका विकास हो सके। तो योजना देखी हमने, पहले 5 जिलों में चलाई गई, लेकिन 13 अप्रैल 2022 से योजना को संपूर्ण राजस्थान में प्रारंभ कर दिया गया। उद्देश्य हमने देखा कि गर्भवती महिलाओं और 3 वर्ष तक के बच्चों के लिए स्वास्थ्य और पोषण को सुधारना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। अच्छा, इस योजना में पोषण को सुधारने के लिए, स्तर को सुधारने के लिए, स्वास्थ्य को सुधारने के लिए सरकार करती क्या है, क्या प्रावधान है इस योजना के अंदर? तो इस योजना में है, दूसरी संतान का जब जन्म होता है तो 5 चरणों में सरकार 6,000 रुपए, कितने चरणों में? 5 चरणों, 5 चरणों में सरकार कितने रुपए देती है? 6,000 रुपए देती है। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना में पोषण और स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए सरकार 5 चरणों में 6,000 रुपए की राशि प्रदान करती है। नेक्स्ट हम एक योजना और देखते हैं। अच्छा, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, नाम से क्लियर है, सामूहिक विवाह यानी कि जो ग्रुप में विवाह होते हैं,
संस्थाओं के द्वारा विवाह आयोजित किए जाते हैं। विभिन्न प्रकार की जो संस्थाएं होती हैं वो एक साथ अनेक विवाह संपन्न कराती हैं, एक ही मंडप स्थल पे आयोजन करती हैं। उनके लिए एक योजना सरकार के द्वारा चलाई गई है। और क्या चलाई गई है? मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना। तो मुख्यमंत्री जी इन मामलों में क्या मदद करने वाले हैं हम देखते हैं। विभाग कौन सा है? महिलाओं से संबंधित है, तो फिर सीधी सी बात है विभाग कौन सा हो जाएगा? महिला अधिकारिता विभाग। महिला अधिकारिता विभाग इसका विभाग रहने वाला है। शुरुआत कब होती है इसकी? 13 जुलाई 2021। 13 जुलाई 2021। मैंने कहा जितनी भी पुरानी योजनाएं हैं उनमें डेट महत्वपूर्ण नहीं है। आपको बार बार ये कोशिश नहीं करनी है कि आप ये डेट रटें, नहीं। योजना क्या है, योजना किन के लिए है और योजना का मुख्य उद्देश्य प्रावधान क्या है, बस इतना बेसिक आपको याद रखना है। उसी बेसिक के साथ आपको आगे बढ़ते जाना है। तो योजना है मुख्यमंत्री विवाह योजना, प्रारंभ होती है महिला अधिकारिता विभाग से। अच्छा, विभाग कौन सा है? महिला अधिकारिता विभाग। और प्रारंभ कब होती है? 13 जुलाई 2021 को। अच्छा, सरकार क्या मदद करती है भाई? इस योजना जो लेके आई है सरकार ने कुछ तो प्रावधान किए होंगे इसके अंदर। क्या प्रावधान किए सरकार ने? कि सरकार कह रही है कि हम देंगे आपको 25,000 रुपए। कितने? 25,000 रुपए देगी सरकार। कैसे कैसे देगी इस 25,000 रुपए को? देखिए, सरकार कह रही है कि जो हम 25,000 रुपए आपको देने वाले हैं ना, इन 25,000 रुपए में ये जो 21,000 रुपए हैं, कितने? 25 में से ये जो 21,000 रुपए आपको दिए जाएंगे, ये तो दिए जाएंगे जोड़े को। किसको? नवविवाहिता जोड़े को। 21,000 रुपए किसको दिए जाएंगे? नवविवाहिता जोड़े को। बचे कितने 25 में से? 21, 4 बचे। अब ये 4,000 जो रुपए है ये सरकार कह रही है कि प्रति जोड़े पर हम किसको देंगे? संस्था को। जो संस्था इस विवाह समारोह का आयोजन करेगी उसमें जो हम 25,000 रुपए देने वाले हैं, इनमें से 21,000 रुपए हम किसको देंगे? जोड़े को देंगे। बचे 4,000 रुपए। 4,000 रुपए हम किसको देने वाले हैं? संस्था जो ये आयोजन कर रही है हम उसको देंगे। इसी के साथ सरकार एक बात और कहती है इस योजना के अंदर। क्यों क्या कहती है? अगर कोई संस्था जो है वो 25 जोड़ों का विवाह एक साथ करवाती है। कितने जोड़ों का विवाह? 25 जोड़ों का विवाह। कितने हो गए? 25। अगर कोई संस्था 25 जोड़ों का विवाह एक साथ करवाती है तो सरकार कहती है कि इसके आयोजन के लिए हम देंगे 10 लाख रुपए। कितने? 10 लाख रुपए। फिर से हम देखते हैं इस योजना को कि योजना का नाम है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना चलाता कौन है? महिला अधिकारिता विभाग। शुरुआत कब होती है? 13 जुलाई 2021 से इस योजना की शुरुआत होती है। सरकार देती है 25,000 रुपए। इस 25,000 को सरकार किस आधार पे देती है? कि सरकार कहती है कि भाई 21,000 रुपए तो हम देंगे नवविवाहित जोड़े को, जिनका विवाह हो रहा है उनको हम देंगे 21,000 रुपए। और जो संस्था इस विवाह को संपन्न करवा रही है सरकार उसे देगी एक जोड़े पे 4,000 रुपए। इसके अलावा अगर कोई संस्था एक साथ 25 जोड़ों का विवाह करवाती है, कितने? 25 जोड़ों का अगर एक साथ कोई संस्था विवाह संपन्न करवाती है तो उसके आयोजन के लिए सरकार क्या करने वाली है? सरकार करने वाली है 10 लाख रुपए की सहायता। तो ये याद रखना है आपको कि इसका प्रावधान क्या है। 25,000 रुपए जिनका 2 भागों में डिवाइडेशन है, 21,000 रुपए प्लस 4,000 रुपए। इसके अलावा 25 जोड़े अगर विवाह के लिए संस्था करवा रही है तो सरकार 10 लाख रुपए अतिरिक्त सहायता उनको करेगी। तो ये योजना हो गई हमारी कौन सी? मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना। नेक्स्ट हम देखते हैं मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना। अब नाम में लिखा है कोरोना सहायता योजना, तो सरकार कह रही है कि भाई जो कोरोना में कुछ अनहोनी घटित हुई, बहुत सारे लोगों ने अपने पेरेंट्स खो दिए, अनेक विपरीत परिस्थितियां बनी, उन परिस्थितियों से निपटने के लिए सरकार एक योजना लेकर आई। सरकार क्या योजना लेकर आई? कि मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना। अब आगे देखते हैं इस योजना में विभाग कौन सा है। अब ये महिलाओं से स्पेशल रेटेड नहीं है, स्पेशल महिलाओं के लिए नहीं है, इसलिए इसमें महिला विभाग नहीं है। देखो, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, ये सामाजिक कल्याण से संबंधित योजना है, इसलिए इसमें सीधा सीधा महिला बाल निदेशालय या महिला अधिकारिता विभाग नहीं है, क्योंकि ये स्पेशल महिलाओं के लिए ही नहीं है। महिलाओं के अलावा बच्चे और वैसे भी शामिल है इसके अंदर। तो इसको आयोजन कौन करता है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। शुरुआत कब होती है इसकी? 21 जून 2021। शुरुआत कब हुई? 25 जून 2021।
25 जून 2021 को इस योजना की शुरुआत होती है। अच्छा, इस योजना में क्या प्रावधान किए गए हैं, क्या इसका उद्देश्य है, सरकार क्या कह रही है कि कोविड-19, हमें पता है इस दौर हम सब ने देखा है कि कोविड-19 के कारण राज्य में अनाथ हुए बच्चे, वो बच्चे जो अनाथ हो गए हैं, यानी कि दोनों माता और पिता दोनों की मृत्यु हो गई है या पिता की मृत्यु हो गई है, तो वो विधवा, उनकी विधवा महिला, उनको सरकार क्या देना चाह रही है, आर्थिक संबल। सरकार कह रही है कि कोविड-19 के कारण कुछ बच्चे तो अनाथ हो गए हैं, लेकिन कुछ बच्चों के पिता की मृत्यु हो गई है, तो उनकी माता जो है वो विधवा है, तो उनको आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए सरकार इस योजना को लेकर आती है। अब देखो इसमें सरकार क्या प्रावधान करके आई है। इसमें दो कैटेगरियां बांटी है सरकार ने। पहली, अनाथ बच्चे, कि अनाथ बच्चों के लिए तो सरकार क्या क्या प्रावधान करेगी, उनको क्या मदद देने वाली है, और जो वो विधवा महिला है जिसके पति की मृत्यु हो गई है, उस विधवा महिला के लिए सरकार ने कौन से प्रावधान किए हैं, उनको क्या मदद प्रदान करेगी। पहला हम पढ़ते हैं कि अनाथ बालक बालिकाओं के लिए, पहला पढ़ते हैं अनाथ बालक और बालिकाओं के लिए सरकार ने क्या प्रावधान किए हैं। तो बालक और बालिकाओं के लिए सरकार ने पहली चीज तो ये बताई कि 1 लाख रुपए तो हम एक मुश्त तुरंत उसको सहायता करेंगे, उस अनाथ बच्चे या बच्ची को जिसके माता पिता की मृत्यु हो गई है कोरोना की वजह से, 1 लाख रुपए की तो सरकार तुरंत उसको मदद करेगी। इसके अलावा और क्या करने वाली है सरकार, देखिए सरकार कह रही है कि जब तक वो 18 वर्ष का होगा, कब तक, जब तक कि वो 18 वर्ष तक का नहीं हो जाए, सरकार उसको 2500 रुपए प्रति माह देगी। इस बात को नोट करना कि सरकार 2500 रुपए तो प्रति माह देगी, इसके अलावा 2000 रुपए प्रति वर्ष अलग से देगी। ये 2500 तो कौन से हैं, 2500 हर माह मिलने वाले हैं उसको 18 साल की आयु पूरी होने तक, और ये जो 2000 रुपए अतिरिक्त है ये प्रति वर्ष मिलेंगे 18 वर्ष का होने तक। इसके अलावा जब वो 18 का होगा तो सरकार और क्या करेगी उसके लिए, तो वो जब 18 वर्ष पूर्ण करेगा, जब वो 18 वर्ष का हो जाएगा तो सरकार उसको 5 लाख रुपए और सरकारी नौकरी का प्रावधान करेगी। क्या करेगी, जब वो तत्काल मदद के रूप में एक मुश्त सहायता करेगी 1 लाख रुपए की। उसके अलावा 18 वर्ष का जब तक वो होगा सरकार उसको 2500 रुपए प्रति माह पेंशन के रूप में देगी। उसके अलावा प्रति वर्ष 2000 रुपए की और मदद की जाएगी उसके लिए। इसके अलावा जब वो 18 वर्ष का पूर्ण हो जाएगा, 18 वर्ष का पूर्ण होने पर 5 लाख रुपए और सरकारी नौकरी का प्रावधान किया गया है। किसके लिए, अनाथ बच्चों के लिए। अच्छा, ये तो है ही 12वीं तक की निःशुल्क शिक्षा, सरकारी स्कूलों में वैसे भी निःशुल्क है शिक्षाएं। तो ये 18 वर्ष तक क्या क्या प्रावधान किए गए हैं उसके लिए, किनके लिए, अनाथ बालक और बालिकाओं के लिए। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो विधवा महिला है, ये तो हमने पहले प्रावधान पढ़े किसके लिए, अनाथ बच्चों के लिए, लेकिन विधवा महिला भी तो है, तो विधवा महिला के लिए सरकार ने कौन कौन से प्रावधान किए हैं वो देखते हैं। पहला, अच्छा पहले हम 2 नंबर पढ़ते हैं। 1 लाख रुपए की वहां भी मदद की थी, तो यहां भी 1 लाख रुपए की तत्कालीन मदद, एक मुश्त, यहां हम कह सकते हैं एक मुश्त, एक मुश्त सरकार तुरंत उसको देगी मदद, पहली चीज। दूसरी क्या करेगी, प्रति माह उसको पेंशन दी जाएगी 1500 रुपए, 1500 रुपए की तो उसको पेंशन दी जाएगी प्रत्येक माह। इसके अलावा 1 लाख रुपए उसको एक मुश्त सहायता मिलने वाली है। इसके अलावा क्या है, जो विधवा का बच्चा है जब तक 18 वर्ष की आयु उसकी होगी तब तक उसको 1000 रुपए प्रति माह पेंशन मिलेगी। तो पहली चीज क्या मिलेगी विधवा को, 1 लाख रुपए एक मुश्त सहायता कर दी। दूसरा 1500 रुपए विधवा की पेंशन है जो प्रत्येक माह आएगी। तीसरी क्या है, 18 वर्ष तक की आयु तक 1000 रुपए प्रति माह बच्चे को पेंशन मिलेगी। इसके साथ में 2000 रुपए उसको वार्षिक मिलेंगे, यानी कि जो उस बच्चे को मिल रहे थे, अनाथ बच्चे को 2000 रुपए वार्षिक मिल रहे थे और 1000 की जगह 2500 थे, वो इन्होंने 2 भागों में डिवाइड कर दिए। 1500 माता को दिए जा रहे हैं पेंशन के रूप में, 1000 रुपए बच्चे को दिए जा रहे हैं। तो हमने योजना कौन सी पढ़ी, मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना। क्या प्रावधान है इसके अंदर कि कोरोना में जो बच्चे अनाथ हो गए या महिला विधवा हो गई उनके लिए सरकार ने मदद के लिए एक योजना चलाई है। पहला, बच्चों के लिए क्या है, अनाथ बच्चों के लिए एक साथ एक मुश्त 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, 2500 रुपए उसको पेंशन के रूप में प्रति माह मिलेंगे जब तक कि वो 18 वर्ष का
नहीं हो जाता। इसके अलावा 2000 रुपये उसको वार्षिक मिलने वाले हैं। इसके अलावा जब वो 18 वर्ष का पूर्ण हो जाएगा, 18 वर्ष का पूर्ण होने पर उसको 5 लाख रुपए और सरकारी नौकरी दी जाएगी। कक्षा 12 तक निःशुल्क शिक्षा। इसके अलावा विधवा महिला के लिए क्या प्रावधान है? तो विधवा महिला के लिए है 1500 रुपए की तो उसको पेंशन दी जाएगी। इसके अलावा एक मुश्त जो सहायता हमने की थी पहले, बच्चे की भी की थी 1 लाख रुपए, वो यहाँ भी एक साथ दी जाएगी। इसके अलावा जो विधवा महिला है उसका जो बच्चा है उसके लिए भी सरकार प्रावधान लेके आई कि 1000 रुपए उसको प्रति माह पेंशन के दिए जाएंगे। इसके अलावा 2000 रुपए वार्षिक की उसकी मदद की जाएगी। तो ये थी हमारी मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं, एक और योजना पढ़ते हैं। योजना का नाम है मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना। अब सेम आपको तो किसी भी योजना का जब आपको जिक्र करना है, किसी भी योजना पे आपको चर्चा करनी है तो उसके नाम को पकड़ना है आपको। ये नहीं है कि भाई आप रटेंगे उसका उद्देश्य क्या रहने वाला है, नहीं, सीधा सीधा सिंपल सा एक ही काम है आपका। योजना आपके सामने है, योजना का नाम आपके सामने लिखा हुआ है, आप तो योजना के नाम पे जाइए। क्या है? मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना। अब एकल नारी कौन होगी? देखो, एकल नारी कौन होगी? सीधा सा, ये विधवा होगी कोई जिसका पति की मृत्यु हो गई होगी, या कोई तलाकशुदा महिला होगी, या परित्यक्ता त्याग दी गई होगी वो महिला होगी। तो एकल नारी आपको पता है विधवा है, तलाकशुदा है या परित्यक्ता है, वो एकल नारी है। अब एकल नारी के सम्मान करने के लिए सरकार लेकर आई है पेंशन। क्या कह रही सरकार कि मुख्यमंत्री जी एकल नारी को सम्मान के रूप में पेंशन देंगे। तो योजना का नाम क्या हो गया? मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना। तो विभाग कौन सा चलाएगा? जितनी भी पेंशन स्कीम है, सामाजिक कल्याण से संबंधित जितनी भी हमारी स्कीम है वो सामाजिक अधिकारिता और न्याय विभाग चलाता है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग इसका क्या हो गया? विभाग हो गया। शुरुआत कब होती है? इसकी शुरुआत बहुत पहले होती है लेकिन बीच में बंद हो जाती है। तो ये आपको याद नहीं रखना प्रारंभ में शुरुआत कब हुई थी इसकी, ये चीज आपको याद नहीं रखनी है। आपको याद रह जाए तो ठीक है, बस आपको ये याद रखना है 2013 में इसका पुनः प्रारंभ किया गया था। किसका? मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना का। अच्छा, इसका उद्देश्य देखते हैं हम क्या है। इसका उद्देश्य है कि 18 वर्ष या अधिक आयु की विधवा, कितने की? 18 वर्ष हो या उससे अधिक आयु की जो विधवा, तलाकशुदा व परित्यक्ता विधवा है, तलाकशुदा है या परित्यक्ता महिला है, सरकार उसको क्या प्रदान करेगी? आर्थिक संबल प्रदान करेगी। तो सरकार 18 वर्ष से अधिक आयु की विधवा, तलाकशुदा महिला या परित्यक्ता महिला को आर्थिक संबल प्रदान करना चाहती है। कैसे करेगी सरकार? सरकार ने कैटेगरियां डिवाइड कर दी। कैसे कैसे की देखिए। सरकार ने कहा कि 18 वर्ष से 55 वर्ष की जो आयु की महिला है उसको हम 500 रुपए प्रति माह पेंशन देंगे। अच्छा, अब इसमें लिखा है कितना? 500 रुपए। लेकिन ये योजना जब चालू हुई है तब से ये प्रावधान चला आ रहा है, लेकिन जब सरकार ने घोषणा कर दी कि हमारे राजस्थान में न्यूनतम पेंशन कितनी होगी? 1000 रुपए। तो वर्तमान में हमारे यहाँ कोई भी स्कीम हो, न्यूनतम पेंशन में 1000 रुपए पेंशन दी जाती है। यहां भी देखिए आपको लिखा हुआ है कि तलाकशुदा, विधवा, परित्यक्ता महिलाओं को न्यूनतम 1000 रुपए की प्रति माह पेंशन और 15% की प्रतिवर्ष वृद्धि। तो आपको यह ध्यान रखना है कि कोई भी योजना हो राजस्थान में संचालित हो, उसकी न्यूनतम जो पेंशन होगी वो 1000 रुपए होगी, और जिसमें भी हर वर्ष प्रतिवर्ष कितने की वृद्धि होगी? 15% की वृद्धि अपने आप हो जाएगी। तो अब ये 500 याद नहीं रख के आपको कितना याद रखना है? 1000 रुपए। ऐसे ही 55 से 60 तक भी ये हट जाएगा, क्या हो जाएगा? 1000 रुपए। 60 से 75 तक 1000 है ही। अब हम सीधा ये कह सकते हैं कि इस योजना में 18 से लेके 75 वर्ष तक की महिला को पेंशन कितनी दी जाएगी? 1000 रुपए। अगर कोई महिला 75 से भी अधिक वर्ष की है तो उसको दिए जाएंगे 1500 रुपए प्रति माह। तो क्या हो गई योजना? योजना हो गई कि महिला जो एकल है उसके लिए सरकार ने पेंशन योजना चालू की है। चलाता कौन है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। कब से प्रारंभ की गई थी? 1 जून 1974 से। लेकिन याद हमें ये रखना है कि पुनः प्रारंभ इसका कब हुआ? 2013 से इसका पुनः प्रारंभ हुआ है। अच्छा, इसका उद्देश्य हमने पहले भी देखा, किसी भी योजना में हम उसके नाम के आधार पर उसका उद्देश्य लगभग
मैच करता हुआ मिल जाता है हमें। तो 18 वर्ष या अधिक आयु की कोई विधवा महिला है, कोई तलाकशुदा महिला है, कोई परित्यक्ता महिला है, उसके लिए सरकार आर्थिक संबल प्रदान करना चाह रही है। सरकार ने प्रावधान क्या किए, तो हमें सीधा याद रखना है 18 वर्ष से 75 वर्ष तक की महिला को सरकार कितनी पेंशन देगी, 1000 रुपए पेंशन देगी मिनिमम। 75 वर्ष से अधिक आयु है तो सरकार कितना देगी, 1500 रुपए प्रति माह पेंशन के रूप में देगी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पालनहार योजना। अब पालनहार योजना है, सीधी सी बात है, पालनहार, पालना है बच्चों को, बच्चों से संबंधित है। देखते हैं पालनहार योजना। योजना विभाग कौन सा है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। किस योजना की बात कर रहे हैं हम, पालनहार योजना, बच्चों से रिलेटेड है। शुरुआत होती है इसकी 8 फरवरी 2005 से। कब से, 8 फरवरी 2005 से। उद्देश्य क्या है योजना का, योजना का हम उद्देश्य देखते हैं। योजना कहती है कि अनाथ बच्चों का लालन पालन पोषण व शिक्षा का स्तर सुधारना है। क्या है उद्देश्य, सरकार कहती है कि अनाथ बच्चे जो हैं उनका लालन पालन, उनका पोषण का स्तर हम कैसे सुधार सकते हैं, तो उसके लिए सरकार लेकर आई पालनहार योजना। इस योजना में सरकार ने क्या प्रावधान किए हैं, देखिए यहां देखिए आप, इस योजना में लाभार्थी कौन है। अब अभी कहा कि हमने कहा अनाथ बच्चे हैं जिनका मतलब अनाथ बच्चे जिनका लालन पालन करना है, अपने को पोषण प्रदान करना है, तो कौन कौन से बच्चे इसमें शामिल हैं हम एक बार उसको देखते हैं। तो इसमें विधवा महिला के बच्चे, अब ये कितने बच्चे हैं ये भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, आपको याद रखना है कौन कौन सी कैटेगरियां हैं इसके अंदर। अनाथ की श्रेणी के अलावा भी और कैटेगरियां हैं इसके अंदर। तो पहला है कि विधवा महिला के बच्चे, नाते जाने वाली महिला के बच्चे, कई महिलाएं नाते दूसरे के चली जाती हैं, उनके भी बच्चे होते हैं। HIV पीड़ित महिला के बच्चे हो सकते हैं इसके अंदर। अच्छा, अनाथ हमने बात कर ली कि माता पिता की मृत्यु हो जाए, इसके अलावा माता पिता को आजीवन कारावास हो जाए, उनके बच्चों का लालन पालन कौन करेगा, या माता पिता में से किसी एक की मृत्यु हो जाए या कारावास हो जाए तो उनका लालन पालन कौन करेगा, इसके लिए ये योजना चालू की गई है। योजना क्या कहती है, देखो 2 कैटेगरियां बनाई गई है इसके अंदर। पहली कैटेगरी बनाई गई है अनाथ बच्चों के लिए, दूसरी कैटेगरी बनाई गई है अनाथ के अलावा इनमें से अन्य कोई भी कैटेगरी। पहली कैटेगरी की माता पिता है नहीं तो वो अनाथ है, तो उसके लिए कैटेगरी 1 हो गई। दूसरी कैटेगरी बनाई गई विधवा महिला हो सकती है, या फिर माता पिता को कारावास हो जाए, या HIV पीड़ित से संबंधित हो, ये अन्य कैटेगरी में आ जाएंगे। तो पहला कहा है सरकार ने कि 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे कहाँ जाते हैं, आंगनबाड़ी में जाते हैं। तो उन आंगनबाड़ी में जाने वाले बच्चों के लिए देखो कैसे कैसे निर्धारित किया है। तो 0 से 6 के बच्चे जो आंगनबाड़ी में जाते हैं उनको मिलते हैं 1500 रुपए प्रति माह। ये तो किन के लिए हैं, अनाथ बच्चों के लिए। तो अनाथ बच्चे जो 0 से 6 वर्ष तक के हैं, जो कहाँ जाते हैं, आंगनबाड़ी के अंदर, सरकार उनको देती है 1500 रुपए प्रति माह। कितने देती है, 1500 रुपए प्रति माह देती है सरकार। दूसरा देखो, अनाथ की श्रेणी को छोड़ के हम दूसरी श्रेणी की बात करते हैं, इनमें से कोई सी भी हो सकती है वो श्रेणी। तो सरकार कहती है कि इस श्रेणी के अतिरिक्त जो बच्चे हैं जो 0 से 6 वर्ष के हैं उनको सरकार 750 रुपए प्रति माह देगी। लेकिन अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि 750 की कोई श्रेणी अब अपने है नहीं, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1000। तो अनाथ बच्चे जो आंगनबाड़ी में जाते हैं उनको तो दिए जाएंगे 1500 रुपए। अनाथ के अतिरिक्त जो श्रेणियां हैं 0 से 6 वर्ष तक की, उनको दिए जाएंगे 1000 रुपए। दूसरा ये तो हो गया 0 से 6। अब हम बात करते हैं 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों की। तो 6 से 18 वर्ष तक के बच्चे जो विद्यालय जाते हैं उनको सरकार देगी 2500 रुपए प्रति माह। कितने, 2500 रुपए प्रति माह। किनको, 6 वर्ष से लेके 18 वर्ष तक जो बच्चे जाते हैं कहाँ, स्कूल में। कौन से, अनाथ बच्चे। और अनाथ के अलावा बच्चे हैं उनको देगी सरकार 1500 रुपए। तो सरकार ने 2 कैटेगरियां बांट दी है, एक अनाथ की, एक अनाथ के अलावा जो अन्य श्रेणियां हैं उनकी। अनाथ को जो 0 से 6 वर्ष के हैं सरकार देगी 1500 रुपए, वो कहाँ जाएंगे, आंगनबाड़ी के अंदर। अनाथ के अलावा जो बच्चे हैं उनको सरकार देगी 1000 रुपए, वो कहाँ जाएंगे, आंगनबाड़ी। या दूसरा सरकार ने कहा कि 6 से 18 वर्ष तक के जो अनाथ बच्चे होंगे उनको सरकार देगी कितने, 2500 रुपए। और
अनाथ के अलावा जितनी भी श्रेणियां हैं इसके अंदर उनको सरकार देगी 1500 रुपए। तो योजना हमने क्या पढ़ी? योजना पढ़ी पालनहार योजना, कि सरकार बच्चे जो अनाथ हैं या जिनको पालन पोषण करने वाला कोई है नहीं, तो उनका जो कोई पालन पोषण करेगा, कोई भी व्यक्ति जो उनका पालन पोषण करने की जिम्मेदारी लेगा, उनको भी सरकार ये मदद देगी। इसके लिए सरकार ये योजना लेके आई। इसके लिए सरकार ने प्रावधान किए, बताया सरकार ने कि 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को अनाथ की श्रेणी में बांटा, अन्य की श्रेणी में बांटा। तो 6 वर्ष तक के बच्चों को अनाथ की श्रेणी में 1500 रुपए दिए, अन्य श्रेणी को दिए कितने? 1000 रुपए। इसके अलावा 6 से 18 के अनाथ वाले बच्चों को दिए 2500 रुपए, अन्य को दिए 1500 रुपए। तो हमने एक योजना पढ़ ली, एक अन्य योजना पे चलते हैं। मुख्यमंत्री कन्यादान हथलेवा योजना। मुख्यमंत्री कन्यादान, देखो मैंने अभी बताया था किसी योजना का नाम आपको रटने की आवश्यकता है ही नहीं। अब देखिए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, इसका मतलब क्या है? एक ऐसी योजना है जो विवाह पे महिलाओं के लिए लाई गई है कि मुख्यमंत्री जी कन्यादान के रूप में कोई मदद करना चाह रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हैं इसके अंदर? देखो चलाता कौन है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। कन्यादान योजना, हथलेवा योजना, जो अभी इसका पहले हथलेवा नाम हुआ करता था, बदल के कन्यादान कर दिया है। तो मुख्यमंत्री कन्यादान या मुख्यमंत्री हथलेवा योजना, विभाग कौन सा है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। कौन सा विभाग चला रहा है इस योजना को? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। शुरुआत कब होती है योजना की? पहले प्रारंभ हुई थी 2006 में, फिर बीच में बंद कर दी गई। दोबारा से प्रारंभ कब हुई? 2015 में। कोई महत्वपूर्ण नहीं है। प्रावधान क्या है इसके अंदर? ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसका उद्देश्य क्या है? ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए इसका उद्देश्य क्या बताया सरकार ने? सरकार ने कहा SC, ST और अल्पसंख्यक वर्ग और BPL परिवार। कौन? SC, ST, अल्पसंख्यक वर्ग, BPL परिवार की अधिकतम 2 लड़कियां जिनकी उम्र 18 वर्ष हो जाएगी, शादी तो उन्हीं की होगी, विवाह पर सरकार के द्वारा 31,000 रुपए। कितने? 31,000 रुपए। देखो दोबारा से, SC, ST, अल्पसंख्यक वर्ग या BPL परिवार की जो बच्चियां 18 वर्ष की हो जाएंगी तो उनके विवाह के अवसर पर सरकार 31,000 रुपए उपहार स्वरूप कन्यादान के रूप में देगी। लेकिन इसमें भी सरकार ने 2 एडिशनल बातें ऐड की हैं कि ये जो बच्ची है SC, ST, अल्पसंख्यक या BPL परिवार की जो बच्ची है, अगर ये 10वीं पास है तो उसको 10,000 रुपए अतिरिक्त और दिए जाएंगे। सरकार ने कहा कि हम कितने देने वाले हैं? 31,000। लेकिन अगर वो 10वीं पास है तो हम कितने और देंगे? 10,000। तो टोटल सरकार देगी कितने? 41,000। किसको? अगर SC, ST, अल्पसंख्यक या BPL परिवार की बच्ची 10वीं पास है तो 31,000 और 10,000, 41,000 की मदद करेगी। लेकिन वही बच्ची अगर स्नातक पास है तो उसको अलग से 20,000 रुपए मिलेंगे। ये तो 10वीं पास के लिए 10,000 थे, स्नातक है तो 20,000। तो पहले कितने मिल रहे थे? 31। अब सरकार कह रही है कि हम 20 और देंगे, तो सरकार स्नातक को कितना देगी? 51,000 रुपए स्नातक पास को देगी। तो योजना क्या हुई? मुख्यमंत्री कन्यादान या मुख्यमंत्री हथलेवा योजना। योजना का उद्देश्य क्या है? SC, ST, BPL है या अल्पसंख्यक जो वर्ग है, उनकी 18 वर्ष की जो बच्चियां हैं उनके लिए सरकार ने कहा कि उनका जो विवाह होगा तो हम 31,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करेंगे। फिर ये भी कह दिया साथ में कि अगर लड़की 10वीं पास है तो हम उसको अतिरिक्त कितने देंगे? 10,000 रुपए। अगर लड़की स्नातक है तो हम उसको अतिरिक्त कितने देंगे? 20,000 रुपए। स्नातक है तो कितने हो गए? 31 तो पहले दे रही थी सरकार, 20 अब देगी, तो टोटल कितनी राशि हो जाएगी? 51,000 रुपए की राशि हो जाएगी। तो ये हमारी हो गई योजना मुख्यमंत्री कन्यादान या मुख्यमंत्री हथलेवा योजना। अच्छा, अब हमारे सामने एक योजना है कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। अब कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना नाम से हम क्लियर कर सकते हैं कि छात्राओं को क्या दी जा रही है? स्कूटी। छात्राओं को क्या दी जा रही है? स्कूटी दी जाएगी। सीधी सी बात है। हम ये भी कह सकते हैं स्कूटी दी जाएगी छात्राओं को, तो कौन सा विभाग चलाएगा इसको? उच्च शिक्षा विभाग। इसका विभाग कौन सा है? उच्च शिक्षा विभाग जो है इस योजना का संचालन क्रियान्वयन कर रहा है। शुरुआत कब होती है इस योजना की? 2015-16 में। पहली चीज हमने पढ़ी कि ये योजना है कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना, कि छात्राओं को स्कूटी
दी जाएगी। उच्च शिक्षा विभाग इसका संचालन करेगा। 2015-16 में इसका संचालन किया जा रहा है। अब इसके लिए पात्र कौन कौन होंगे, इस पात्रता को देखते हैं हम 12वीं कक्षा की बात करते हैं। पहले तो 12वीं कक्षा अगर कोई राजस्थान शिक्षा बोर्ड से पास करता है तो उसको परसेंटेज चाहिए कितनी, 65। ध्यान रखने वाली बात है ये कि 12वीं कक्षा आपने राजस्थान बोर्ड से पास की है ना, तो आपको चाहिए परसेंटेज 65। लेकिन अगर आपने 12वीं कक्षा सीबीएसई से पास की है, सेंटर बोर्ड से आपने अगर पास की है, तो फिर आपको परसेंटेज चाहिए 75। अगर 12वीं पास कर रहे हो आप और राजस्थान बोर्ड से कर रहे हो तो 65% अंक आप लाते हो तो आप एलिजिबल हो इस योजना के लिए। लेकिन अगर आप सेंटर से कर रहे हैं, सीबीएसई बोर्ड से आप कर रहे हैं 12वीं, तो आपको न्यूनतम अंक कितने लाने पड़ेंगे, 75% अंक लाने पड़ेंगे। यही प्रावधान किए गए हैं 10वीं कक्षा के लिए। 10वीं कक्षा को अगर आप राजस्थान बोर्ड से करते हैं, 10वीं कक्षा अगर आप राजस्थान बोर्ड से करते हैं तो आपको अंक लाने पड़ेंगे 65%। और अगर 10वीं कक्षा आप सीबीएसई से करते हैं, ये लिखो सीबीएसई, तो आपको फिर से कितने लाने पड़ेंगे, 75। तो 10वीं कक्षा हो या 12वीं कक्षा हो, अगर आप राजस्थान से कर रहे हैं तो आपको अंक लाने पड़ेंगे 65%। न्यूनतम अंक 65% आप लेकर आते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और आप सेंटर सीबीएसई बोर्ड से आप कर रहे हैं तो आपको 75% अंक न्यूनतम लाने ही पड़ेंगे इसके लिए। दूसरा क्या कहा है इसके अंदर कि 30,000 स्कूटियां दी जाती थी पहले इसके अंदर। कितनी, 30,000 स्कूटियां पहले इसके अंदर दी जा रही थी, जिसमें संशोधन कर दिया गया है 2025-26 के बजट में। क्या किया गया है, 25-26 के जो बजट है उसमें ये जो संख्या 30,000 थी इसको बढ़ा के कितना कर दिया, 35,000। जो 30,000 स्कूटियां बालिकाओं को दी जा रही थी उनकी संख्या इस बार से बढ़ा के कितनी कर दी गई है, 35,000 कर दी गई है। तो हम कह सकते हैं कि जो कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना है, उच्च शिक्षा विभाग जिसका संचालन करता है, उसमें अभी वर्तमान में कितनी स्कूटियां दी जा रही हैं, 35,000 स्कूटियां दी जा रही हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अभी जो हमने पढ़ा था वो स्कूटी योजना ही थी, लेकिन हमने देखा था कि उसके अंदर एक वर्ग नहीं था, एमबीसी वर्ग, अति पिछड़ा जो वर्ग है, उसके लिए एक स्कूटी योजना अलग से संचालित की जाती है। कौन सी है देखते हैं, देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना। क्लियर है कि छात्राओं को स्कूटी दी जा रही है। देखिए पिछली योजना को कौन चला रहा था स्कूटी, उच्च शिक्षा विभाग। तो इस योजना का संचालन कौन करेगा, उच्च शिक्षा विभाग। क्या कहा है, शुरुआत 2011-12 में हुई थी इसकी। और इसमें पात्र कौन कौन है, सबसे पहले एमबीसी वर्ग की छात्राएं। किनके लिए है, एमबीसी वर्ग की छात्राओं के लिए, मोस्ट बैकवर्ड क्लास, अति पिछड़ा वर्ग की जो छात्राएं हैं उनके लिए ये स्कूटी योजना संचालित की जाती है। देखिए पात्र कौन है इसके लिए, 12वीं कक्षा सीबीएसई या आरबीएसई। अभी हमने उसमें पढ़ा था कि सीबीएसई के लिए 75% था, आरबीएसई के लिए 65% था। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें क्या है, सीबीएसई हो या आरबीएसई हो, दोनों में 12वीं कक्षा में अगर 50% या इससे अधिक अंक लेकर आती है बालिका तो वो स्कूटी के लिए एलिजिबल होगी। तो इसमें क्या हो गया, 12वीं कक्षा में 50% हो, चाहे सीबीएसई हो चाहे आरबीएसई हो। अच्छा कितनी स्कूटी दी जाती है इसके अंदर, देखो इसके अंदर है स्कूटी 30,000। पहले इसमें भी 20,000 दी जाती थी, जो अब 30,000 कर दी गई हैं। तो हमें तो सीधा सीधा याद रखना है कि वर्तमान में कुल कितनी स्कूटी दी जा रही हैं, 30,000 स्कूटी दी जा रही हैं। तो दो योजनाएं होगी स्कूटी से संबंधित हमारी, कालीबाई भील बालिका स्कूटी योजना, दूसरी हो गई देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना। दोनों में हमें याद रखना है अलग अलग। उसमें हमें अलग याद रखना है, पात्रता का विशेष ध्यान देना है। उसमें पात्रता राजस्थान बोर्ड के लिए 65% है, सीबीएसई के लिए 75 है। इसमें 12वीं कक्षा है और 50% है, सीबीएसई आरबीएसई दोनों बराबर है। अच्छा एक और योजना देखते हैं हम, राजस्थान अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना। कौन सी है, राजस्थान अंबेडकर डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिशियल ट्रांसफर वाउचर योजना। कौन चलाता है इसको, सबसे पहले वही है विभाग, सामाजिक कल्याण से संबंधित है तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। कि कौन चला रहा है सबसे पहली योजना, अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है और वो समाज के कल्याण से संबंधित है तो उसको चलाता है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। महिलाओं से संबंधित है तो महिला निदेशालय, बच्चों संबंधित है तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। ऐसे
बेसिक कॉन्सेप्ट के आधार पे अपने को याद रखना है कि सामाजिक कल्याण से संबंधित योजना है, इसका संचालन कौन करता है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। कब से संचालित की जा रही है? 23 मई 2021। शुरुआत कब होती है योजना की? 23 मई 2021 से इस योजना का शुभारंभ किया गया। अच्छा, कौन कौन पात्र हैं? अब पात्र में क्या है कि टोटल बच्चे हैं इसके अंदर 5000 बच्चों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। कैसे कैसे दिया जाएगा ये देखिए। एससी के कितने बच्चे होंगे? 1500। एसटी के कितने होंगे? 1500। ओबीसी के कितने होंगे? 750। अच्छा, एमबीसी के कितने होंगे? 750। ईडब्ल्यूएस के कितने होंगे? 500। ये जो श्रेणियां बताई हुई हैं, एससी के 1500, एसटी के 1500, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के 750 और एमबीसी के 750 और ईडब्ल्यूएस के 500 विद्यार्थी इसके लिए एलिजिबल होंगे। टोटल कितने विद्यार्थी एलिजिबल होंगे? 5000 विद्यार्थी इसके लिए एलिजिबल होंगे। अच्छा, इसमें किया क्या जाएगा ये देखो कि छात्र राजस्थान में जिला स्तर पर स्थित सरकारी कॉलेजों में स्नातक या स्नातकोत्तर में पढ़ने के दौरान आवास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। क्या किया जाएगा कि जब बच्चे गांव से निकल के शहरों में पढ़ने के लिए जाएंगे तो वहां आने जाने का खर्चा या वहां जो रहेंगे वो उसका खर्चा वहन करने के लिए सरकार ये योजना लेकर आई है कि बच्चे जब बाहर निकले तो उनको आर्थिक रूप से परेशान नहीं होना पड़े, उनको आर्थिक संबल प्रदान किया जा सके। अच्छा, इसके अंदर क्या है, क्या क्या इस योजना के अंदर और प्रावधान दिए गए हैं वो देखते हैं। पहला, राजकीय कॉलेजों में अध्ययनरत आरक्षित वर्ग के छात्राओं को आवासीय सुविधा के लिए वाउचर प्रदान करना। तो पहला तो ये है कि भाई आवासीय जो उनके विद्यालय हैं उनको वहां रहने के लिए जो उनका खर्चा लगता है उसके लिए वाउचर प्रदान करना, ये तो पहली चीज है। इसके अंदर हम पहले ही बात कर चुके हैं कि कितने छात्रों को लाभान्वित किया जाएगा? 5000 छात्रों को इसके अंदर लाभान्वित किया जाएगा। फिर कहा गया है कि कैसे कैसे लाभान्वित किया जाएगा, क्या आर्थिक मदद की जाएगी उनकी। क्या मदद की जाएगी कि उनको 2000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। कितने रुपए दिए जाएंगे? 2000 रुपये प्रति माह। जब वो घर से शहर जाएगा, शहर से घर अप डाउन करेगा वो अपने उसमें कॉलेज में, तो उसको 2000 रुपये प्रति माह कितने महीने तक? 10 महीने तक। ये राशि जो है 2000 रुपये प्रति माह उसको कितने समय तक के लिए दी जाएगी? 10 माह तक के लिए दी जाएगी। फिर क्या कहा है, अगर वो स्टूडेंट जो है स्नातक में प्रवेश लिया है वो वहाँ जाके रहना चाहता है तो वो अगर जिला मुख्यालय पे रहता है, कहाँ रहता है? जिला मुख्यालय पे। अगर वो जिला मुख्यालय पे रहता है तो उसको 5000 रुपये प्रति माह की सहायता की जाएगी। कितनी? 5000। कब? जब वो जिला मुख्यालय पर आवास लेके कैसे भी किराए पे कैसे रहता है वहाँ, तो उसको मदद की जाएगी। लेकिन अगर वो संभाग स्तर पे रहता है, संभाग मुख्यालय पर रहता है, तो उसको 7000 रुपये प्रति माह प्रदान किए जाएंगे। दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो क्या है, अगर वो घर से अप डाउन कर रहा है, स्कूल कॉलेज जा रहा है, आ रहा है, तो उसको दिए जाएंगे 2000 रुपये प्रति माह। कितने समय के लिए? 10 माह के लिए। लेकिन अगर वह शहर में जिला मुख्यालय पर रहने लग जाता है, वहीं से पढ़ाई करता है, तो जिला मुख्यालय पे अगर वो रह रहा है तो उसको दिए जाएंगे 5000 रुपये प्रति माह। लेकिन अगर वो संभाग स्तर पे रह रहा है तो उसको राशि दी जाएगी 7000 रुपये प्रति माह, ताकि उसको आर्थिक संबल मिल सके। तो हमारी योजना हो गई राजस्थान में, राजस्थान अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना। हमने इस योजना में पढ़ा कि बच्चों को आर्थिक संबल कैसे प्रदान किया जा रहा है। फिर एक योजना आती है हमारी महात्मा ज्योतिबा फूले मंडी श्रमिक कल्याण योजना। अब श्रमिकों का कल्याण करना है सरकार को। मंडी में जो श्रमिक काम करते हैं, सरकार कह रही है कि हम उनका कल्याण करेंगे। अब सरकार उनका कल्याण कैसे करना चाह रही है, देखो आगे। अच्छा, श्रमिकों से संबंधित है। देखो, मंडी श्रमिक कल्याण योजना है तो श्रमिकों से रिलेटेड है। तो श्रमिकों से रिलेटेड है तो विभाग कौन सा है? श्रम विभाग। श्रमिकों से संबंधित होने के कारण विभाग कौन सा हो गया? श्रम विभाग हो गया। प्रारंभ कब होती है? 11 अप्रैल 2015। श्रम विभाग संचालित करता है, प्रारंभ होती है 11 अप्रैल 2015 को। और इसके अंतर्गत क्या प्रावधान किए गए हैं कि जो मंडी में श्रमिक काम कर रहे हैं, सरकार उनको क्या मदद करने वाली है देखते हैं। पहला है कि महिला की प्रसूति। अब महिला की प्रसूति है, यानी कि महिला प्रसव है, महिला को होने वाला है, तो सरकार क्या करेगी उसके लिए प्रावधान कि उसको 45 दिन का अवकाश दिया जाएगा। 45 दिन का क्या दिया जाएगा? अवकाश। उसकी
जो भी है महिला, वो अगर खुद गर्भवती है तो उसको प्रसव के लिए 45 दिन का अवकाश दिया जाएगा, और ये जो 45 दिन होंगे इनके बराबर उसको सरकार मजदूरी देगी। क्या देगी? मजदूरी। ये देखो, सरकार उसको 45 दिन का अवकाश देगी, और इन 45 दिन जिनमें वो अवकाश पे रहेगी इनके लिए सरकार उसको मजदूरी का भुगतान करेगी। दूसरा क्या कहा है कि अगर उस महिला श्रमिक को अगर उस महिला श्रमिक है, अगर उसका स्वयं का विवाह है या उसकी 2 बच्चियां हैं, 2 बच्चियों तक के विवाह के लिए सरकार उसको 50,000 रुपए की राशि आर्थिक सहायता के रूप में देगी। तो इस योजना में 2 प्रावधान किए गए हैं। महिला अगर गर्भवती है तो उसको 45 दिन का अवकाश दिया जाएगा, और उस 45 दिन के अवकाश के बराबर उसको क्या दी जाएगी? 45 दिन की मजदूरी दी जाएगी। दूसरा प्रावधान क्या किया गया कि महिला अगर अविवाहित है और स्वयं का विवाह है उसका, या महिला की 2 बच्चियां हैं उनका विवाह है, तो उसके लिए सरकार क्या करेगी? 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता देगी। तो योजना क्या है? महात्मा ज्योतिबा फूले मंडी श्रमिक कल्याण योजना। महात्मा ज्योतिबा फूले मंडी श्रमिक कल्याण योजना। योजना कहती क्या है कि महिलाओं जो मंडी में कार्य कर रही हैं उनको आर्थिक संबल प्रदान करना। कैसे? कि अगर उनका खुद वो गर्भवती हैं तो 45 दिन का अवकाश दिया जाएगा उनको, और उस अवकाश के बराबर 45 दिन की मजदूरी उनको दी जाएगी। दूसरा कि महिला श्रमिकों को स्वयं का विवाह है या फिर उनकी 2 बच्चियां हैं, उनका विवाह होने पर 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता की जाएगी। अच्छा, इसमें देखो एक थोड़ा सा कि अब की बार जो बजट आया 2025-26 का, कौन सा? 2025-26 का जो बजट है इस बार का, इसमें सरकार ने कहा कि जो हम 50,000 की राशि दे रहे हैं उस राशि को बढ़ा के कितनी कर दी गई है? 75,000। तो अब आपसे कोई पूछे कि महिला के स्वयं के विवाह पे या महिला के 2 बच्चियों के विवाह पे सरकार श्रमिक जो मंडी में काम करते हैं उन महिलाओं को कितनी आर्थिक सहायता प्रदान करेगी? तो कितनी करेगी? 75,000 रुपए की राशि सरकार प्रदान करेगी। आगे बढ़ते हैं। देखो, अभी हमने पढ़ा कि कृषि मंडी में जो महिलाएं काम कर रही थी उनके लिए सरकार ने क्या प्रावधान किया। एक योजना और है महिला कृषकों के लिए, क्या है? सावित्रीबाई फूले। सावित्रीबाई फूले महिला कृषक सशक्तिकरण, कि महिला कृषक को सशक्त करना है, मजबूत करना है, इसके लिए एक योजना सरकार लेकर आई। सरकार ने कहा कि एक योजना है महिला सावित्रीबाई फूले महिला कृषक सशक्तिकरण, कि महिला कृषक को सशक्त करना है। कब लेकर आती है? 21 फरवरी 2018। कब लेके आई? 21 फरवरी 2018। योजना को कब लेकर आती है सरकार? 21 फरवरी 2018 को योजना को लेकर आती है। सरकार ने कहा क्या कि इस योजना में हम महिला कृषक को सशक्त करेंगे कैसे? तो हम देखते हैं कैसे करेंगे सरकार। कि राज्य सरकार ने कहा कि कोई महिला ई भुगतान यानी कि इलेक्ट्रॉनिक भुगतान अपन करते हैं, कहीं भी दुकान पे जाते हैं फ़ोन से पेमेंट कर देते हैं, चाय पीने जाते हैं तो भी फ़ोन से पेमेंट करते हैं। तो सरकार कह रही है कि कोई महिला कृषक अगर ई भुगतान करती है तो उसको सरकार जो है वहाँ कैशबैक के रूप में मान लीजिए, आर्थिक सहायता के रूप में मान लीजिए, सरकार उसकी मदद करेगी। कैसे करेगी? देखो, सरकार कह रही है कि महिला अगर 50,000 रुपए से अधिक का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से करती है, कि महिला अगर 50,000 रुपए से अधिक के भुगतान पे सरकार उसको 500 रुपए की सब्सिडी बोलें, कैशबैक बोलें या उसकी मदद के रूप में बोलें, तो सरकार उसको कितने रुपए देगी? 500 रुपए। कितने पे? 50,000 से अधिक का भुगतान करने पे सरकार देगी 500 रुपए। लेकिन अगर वो भुगतान करती है 1 लाख का, कितना? 1 लाख। कैसे? ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक भुगतान की बात हो रही है इसके अंदर। इलेक्ट्रॉनिक भुगतान अगर 50,000 से अधिक का करती है तो 500 रुपए की सहायता की जाएगी, और अगर 1 लाख से अधिक का भुगतान करती है तो सरकार 1,000 रुपए प्रोत्साहन के रूप में देगी। कितने देगी? 1,000। कब? जब 1 लाख से अधिक का भुगतान किया जाएगा। तो योजना हमने पढ़ी सावित्रीबाई फुले महिला कृषक सशक्तिकरण। योजना की शुरुआत होती है 21 फरवरी 2018 से, और इस योजना में यह प्रावधान किया गया है कि कोई महिला 50,000 रुपए, कोई महिला 50,000 रुपए का भुगतान करती है इलेक्ट्रॉनिक भुगतान तो उसको 500 रुपए, और 1 लाख से अधिक का भुगतान करती है तो उसको 1,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि सरकार के द्वारा सीधे उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं।
सुकन्या समृद्धि योजना, सुकन्या यानी कि कन्या के लिए एक योजना है जो सरकार लेकर आई है, सुकन्या समृद्धि योजना। तो योजना का नाम क्या है? सुकन्या समृद्धि योजना। योजना कब प्रारंभ होती है? योजना प्रारंभ होती है 22 जनवरी 2015। तो सुकन्या समृद्धि योजना कब प्रारंभ होती है? 22 जनवरी 2015 को योजना प्रारंभ होती है। अच्छा, उद्देश्य क्या रखा गया योजना का? योजना का उद्देश्य रखा गया कि माता पिता लड़की के नाम से 10 वर्ष तक की आयु में बैंक में खाता खोल सकेंगे। यानी कि उस बच्ची के नाम से 10 वर्ष की आयु तक माता पिता जो हैं वो बैंक में खाता खोल सके। लेकिन अभी याद रखने वाली बात यह है कि अब ये जो 10 वर्ष था इसको बढ़ा के अब कितना कर दिया? 21 वर्ष। जो पहले 10 वर्ष की आयु तक खाते खोले जा रहे थे, अब कितनी आयु तक खोले जा सकते हैं? 21 वर्ष की आयु तक खोले जा सकते हैं। आगे इसमें क्या प्रावधान है, खाता कैसे खोला जाएगा, उस खाते पे क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। देखो, पहले तो ये कहा कि जो खाता खुलेगा ना वो 25,000 की राशि से खाता खुलेगा। कितने की राशि से? 25,000 की। जो सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खुलेगा उसमें खाता की राशि क्या होगी? स्टार्टिंग में 25,000। एक बार जब खाता खुल गया तो प्रति वर्ष उसमें न्यूनतम कितनी राशि जमा कराई जा सकती है, अधिकतम कितनी राशि जमा कराई जा सकती है, इसके बारे में बात करते हैं। एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम कितनी जमा राशि करा सकते हैं हम? 250 रुपए। खाता खुलने के बाद प्रत्येक वर्ष न्यूनतम कितनी राशि जमा करानी अनिवार्य है? 250 रुपए अनिवार्य है मिनिमम। अधिकतम कितनी करवा सकते हैं? जब हम मिनिमम 250 करवा सकते हैं तो अधिकतम कितनी करवा सकते हैं हम? अधिकतम करवा सकते हैं 1.5 लाख रुपए, 1,50,000। तो न्यूनतम कितनी हो गई? 250 रुपए। अधिकतम कितनी हो गई? 1,50,000 रुपए। खाता कितने से प्रारंभ होगा? 25,000 रुपए से खाता प्रारंभ होगा। इसके अलावा इस बैंक खाते पे अन्य क्या प्रावधान किए गए हैं? इस पे क्या किया गया है कि 2 लाख का दिया गया है दुर्घटना बीमा। क्या दिया है? दुर्घटना बीमा 2 लाख का। कितने का? 2 लाख का क्या है? दुर्घटना बीमा। ब्याज की दर है इसमें 8.2%। ऐसा कुछ याद रखने की जरूरत है नहीं, बस बेसिक चीजें अपने को याद रखनी है। खाता कितनी राशि से खोला जाएगा? 25,000 से। न्यूनतम कितनी राशि जमा करा सकते हैं अपन एक वित्तीय वर्ष में? 250 रुपए। अधिकतम कितनी करा सकते हैं? 1,50,000 रुपए। कोई पूछे दुर्घटना बीमा इस पे कितने का है तो 2 लाख रुपए का। फिर भी याद रह जाए तो 8.2% के हिसाब से ब्याज मिलता है इसमें। फिर एक योजना आती है, योजना का नाम है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। अब मातृ से क्लियर है, माताओं के लिए है, लेकिन प्रधानमंत्री लिखा हुआ है तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना सेंटर की योजना है। सेंटर की योजना है कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना प्रारंभ कब होती है? देखो, प्रारंभ होती है 1 जनवरी 2017। केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। हमने पहले ही कहा प्रधानमंत्री लगा है तो केंद्र सरकार की योजना है। प्रारंभ होती है कब होती है? 1 जनवरी 2017 को प्रारंभ होती है। योजना के अंतर्गत लाभ केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाता है। कितनी राशि? 5,000 रुपए राशि। ये वो राशि है जो इस योजना में केंद्र सरकार देती है, लेकिन राज्य सरकार क्या है कि संशोधन करके अपने हिसाब से इसमें और बढ़ोतरी कर सकती है, वो हम आगे देखेंगे। नोट, राजस्थान में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत किसको? दिव्यांग गर्भवती महिला। कौन सी महिला? दिव्यांग है और गर्भवती महिला है, उसको क्या है राजस्थान सरकार ने पहले 6500 रुपया देती थी, जिसको बढ़ा के अब कितना कर दिया? 10,000। ये तो किसके लिए किया है? दिव्यांग महिलाओं के लिए। दिव्यांग जो गर्भवती महिला है उसके लिए राज्य सरकार ने पहले 6500 रुपये देती थी, उसको बढ़ा के 10,000 किया है। लेकिन अपने क्या है कि केंद्र तो 5,000 रुपये देता है, लेकिन राजस्थान में ज़्यादा रुपए दिए जाते हैं। कैसे दिए जाते हैं? इसमें राज्य सरकार भी अपनी तरफ से कुछ अंश मिला के और राशि को बढ़ा लेती है। कैसे? देखो, ये योजना है, ये जो राशि है केंद्र सरकार देती है, ये वाली राशि तो केंद्र सरकार इस योजना के अंतर्गत देती है, और ये जो सामान्य महिला, ये राजस्थान सरकार देती है सामान्य महिला को। लेकिन राजस्थान सरकार ने सामान्य महिला और दिव्यांग महिला के लिए भी अलग अलग बांट रखा है इसको। कैसे? ये है दिव्यांग महिला, दिव्यांग महिला को अलग सहायता दी जाती है और सामान्य महिला को राजस्थान में अलग सहायता दी जाती है। कैसे? प्रत्येक किस्त की राशि अपने को याद रखने की जरूरत नहीं है, इतना डिटेल से अपने को नहीं जाना है। अपने को याद रखना है क्या
कि केंद्र सरकार इस योजना के अंतर्गत जो राशि देती है वो राशि है 5,000 रुपए। कितने? 5,000 रुपए ये देती है केंद्र सरकार। अब राजस्थान सरकार क्या करती है इस योजना में, जो हमारे यहाँ सामान्य महिलाएं हैं उनको 6500 रुपए, यानी कि 5,000 केंद्र सरकार और 1,500 और मिला के राज्य सरकार अपने यहाँ राजस्थान के अंदर गर्भवती महिलाओं को सहायता प्रदान करती है। कितने रुपए की? 6500 रुपए की। ये तो 6500 किन के लिए हैं? सामान्य महिलाओं के लिए। लेकिन अगर कोई महिला दिव्यांग है और गर्भवती है, उसके लिए भी सरकार ने क्या किया है? उसके लिए सरकार, राज्य सरकार, केंद्र नहीं, केंद्र तो कितने रुपए देती है? 5,000 रुपए। तो उसमें 1,500 मिला के सरकार ने 6500 किसको दिए? सामान्य महिला को। और अब सरकार ने इन 5,000 में 5,000 और मिला के किसको दिए? दिव्यांग महिला को। तो 3 बातें हो गई इसके अंदर कि केंद्र सरकार इस योजना में कितनी आर्थिक सहायता प्रदान करती है? कितनी? 5,000 रुपए। फिर राज्य सरकार, तो राज्य सरकार जो है सामान्य गर्भवती महिला को इस योजना के अंतर्गत राशि प्रदान करती है 6500 रुपए की। दूसरा, दिव्यांग महिला है, राजस्थान सरकार क्या करती है? 5,000 केंद्र सरकार देती है, 5,000 एक्स्ट्रा मिला के सरकार देती है 10,000 रुपए। तो टोटल 3 भागों में बट गई है। केंद्र सरकार ने 5,000 रुपए, राजस्थान में सामान्य महिला को 6500 रुपए और राजस्थान में दिव्यांग महिला को दिए जाते हैं 10,000 रुपए। तो ये हमारी योजना हो गई प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। माताओं के लिए योजना है, गर्भवती होने पे उनको ये दिए जाते हैं। तो इसमें हमें याद क्या रखना है? बस सबसे महत्वपूर्ण है दिव्यांग महिला को कितने रुपए दिए जाते हैं, तो 10,000 रुपए अच्छे से याद रखने हैं। नेक्स्ट, डॉक्टर सविताबेन अंबेडकर। डॉक्टर सविताबेन अंबेडकर अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना 2023। अब अंतरजातीय विवाह से संबंधित है तो हम अंदाजा लगा सकते हैं अंतरजातीय विवाह यानी कि जातिगत भेदभाव को रोकने के लिए सरकार एक योजना लेकर आई है अंतरजातीय विवाह से संबंधित। इसमें क्या प्रावधान किए गए हैं, कैसे किए गए हैं, देखते हैं। अच्छा, अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना का प्रारंभ किया जाता है 1 अप्रैल 2023 के बाद से जो युगल जो हैं विवाह उन्होंने किया है, अंतरजाति के अंदर विवाह किया है, उनके लिए ये योजना है। योजना का उद्देश्य क्या है? पहले बताया, अंतरजातीय विवाह है, इसका मतलब है जातिगत जो हमारे यहाँ भेदभाव है उसको बिल्कुल न्यून करना सरकार का उद्देश्य है। किसी भी प्रकार से जातिगत भेदभावों को समाप्त किया जा सके, तो उनके लिए सरकार क्या प्रोत्साहन दे सकती है, कैसी योजनाएं ला सकती है, उसके लिए सरकार ने योजना चालू की है। कौन पात्र इसके लिए? अब अंतरजातीय विवाह है तो पात्र कौन होंगे? या तो वर या वधू, दोनों में से एक। अंतरजातीय है ना, तो दोनों में से एक जो है अनुसूचित जाति का होना चाहिए। वधू या तो अनुसूचित जाति की होनी चाहिए, वर सामान्य का हो, ओबीसी का हो, या जो वर है अनुसूचित जाति का होना चाहिए, यानी कि अनुसूचित जाति। युवक या युवती, वर या वधू में से एक है जो अनुसूचित जाति का होना अनिवार्य है। अच्छा, इस योजना में सरकार सहायता क्या देती है? इस योजना में सरकार देती है 10 लाख रुपए। योजना कौन सी है? डॉक्टर सविताबेन अंबेडकर अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना। अंतरजातीय में विवाह हो सके इसके लिए सरकार योजना लेके आई है। प्रारंभ की गई थी 1 अप्रैल 2023 से। योजना का उद्देश्य क्या है? जातिगत भेदभाव को समाप्त करना। और सरकार ने मदद कितनी करी? 10 लाख रुपए की इसमें मदद करी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक योजना आती है मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। सीधा कॉमन नेम से इसको याद रखा जाएगा, मां वाउचर। सबसे आज की डेट में फेमस योजना है, नई योजना है, और नई योजनाओं की आपको डेट याद रखनी है। जो भी प्रारंभ हुई तिथि, कब वो तिथि जब वो प्रारंभ हुई वो डेट आपको जरूर याद रखनी है। नई सरकार बनने के बाद जितनी भी योजनाएं आई हैं, विशेषकर उन योजनाओं की डेट आपको याद रखनी ही होगी। तो मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य मां वाउचर योजना की मां को वाउचर दिया जा रहा है। मां जो है यानी कि गर्भवती जो महिला है, मां बनने वाली है, सरकार उसको वाउचर दे रही है। अब हम ये देखेंगे कि ये वाउचर किस लिए दिया जा रहा है उसको। तो सरकार इसमें लिखा है कि 8 मार्च 2024 को प्रारंभ होती है पायलट प्रोजेक्ट के तहत। यानी कि ये डेट कौन सी है? जब पायलट प्रोजेक्ट के तहत इस योजना को लॉन्च किया गया। कहां पे? 12
भरतपुर और फलोदी में। कहां पे? बारां में, भरतपुर में और फलोदी में इस योजना को सबसे पहले 8 मार्च 2024 को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे प्रारंभ किया गया। यानी कि प्रारंभ करते समय योजना कैसी थी? पायलट प्रोजेक्ट। जब पायलट प्रोजेक्ट पूरा हुआ तो सरकार ने संपूर्ण राजस्थान में लागू की। कब की? 17 सितंबर 2024, इंपॉर्टेंट डेट। यानी कि नई योजना जितनी भी हैं, नई सरकार बनने के बाद आई हैं या पिछले 1 साल के आसपास आई हैं, उन योजनाओं की डेट महत्वपूर्ण है। तो इस योजना की डेट 17 सितंबर 2024 आपको याद रखनी होगी। तो मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य माँ वाउचर योजना प्रारंभ कब होती है? 17 सितंबर 2024। पायलट प्रोजेक्ट के तहत कहां चलाई गई थी? बारां, भरतपुर और फलोदी के अंदर। उद्देश्य क्या है? देखो इसका, यह योजना जिन क्षेत्रों के सरकारी अस्पतालों में सोनोग्राफी की सुविधा नहीं है, यानी कि वे जिले जहां प्रॉपर रूप से सोनोग्राफी की सुविधा नहीं है, उनके लिए लाई गई कि उन क्षेत्रों में निजी सोनोग्राफी केंद्रों पर दूसरी या तीसरी तिमाही निःशुल्क जांच सुविधा हेतु लाई गई है। यानी कि सीधा सीधा हम ये कहें कि सोनोग्राफी से संबंधित योजना है कि सरकार ये कह रही है कि सरकार 2 वाउचर उपलब्ध कराएगी, 2 वाउचर उपलब्ध कराएगी जिनको लेके आप निजी सोनोग्राफी केंद्र पर जाकर अपनी जांच निःशुल्क करवा सकते हैं। 2 सोनोग्राफी निःशुल्क करवा सकते हैं। अच्छा, पूरा पढ़ते हैं इसमें कि गर्भवती महिलाओं को क्यूआर कोड आधारित ई वाउचर मिलेगा जो 30 दिनों तक वैध रहेगा। यानी कि आज आपने क्यूआर कोड ले लिया, वो अगले 30 दिनों के अंदर आप किसी भी जो अधिकृत निजी सोनोग्राफी केंद्र है वहां जाके अपनी सोनोग्राफी जांच करवा सकते हैं। ई वाउचर के आधार पर निजी केंद्र पर सोनोग्राफी करवाई जा सकेगी। हमने बात की अभी कि निजी सोनोग्राफी निजी केंद्रों पर करवाई जाएगी। अच्छा, कितने? 2 बार। ये इंपॉर्टेंट है इसमें कि कितने वाउचर प्रदान किए जाते हैं निःशुल्क सोनोग्राफी के लिए? 2 वाउचर प्रदान किए जाते हैं। तो हमने योजना पढ़ी कौन सी? मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। योजना लागू कब होती है? 17 सितंबर 2024। योजना में क्या प्रावधान है कि महिला है जो गर्भवती, सरकारी हॉस्पिटल में नंबर नहीं आ रहा है या सुविधा नहीं है, भीड़ ज्यादा है, तो ई वाउचर प्रदान करेगी सरकार उसको। कितने? 2 ई वाउचर प्रदान करेगी। कितने दिनों तक वैध रहेगा? 30 दिनों तक वैध रहेगा, जिसके आधार पे वो निजी केंद्रों पर जाकर सोनोग्राफी करवा सकती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक योजना है मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना। फिर से नाम में देखो लिखा हुआ है जीवन की रक्षा। जीवन की रक्षा कैसे हो सकती है, या जीवन की रक्षा के बारे में ये योजना लाई गई है कि जीवन की रक्षा करने वाले कौन है या जीवन की रक्षा क्या है। देखो, मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा, जीवन की रक्षा, तो पुराना नाम था इसका मुख्यमंत्री चिरंजीवी रक्षा योजना। मुख्यमंत्री चिरंजीवी रक्षा योजना का नाम बदल के क्या किया गया है? मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना। प्रारंभ कब होती है? ये वो डेट है जब मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना ये वाली प्रारंभ होती है। लेकिन सरकार ने जब इसका नाम परिवर्तन किया तो इसको लागू किस डेट से किया? 21 अगस्त 2024। फिलहाल ये डेट याद रखनी है आपको। कौन सी? 21 अगस्त 2024। क्या है? मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना कब लागू हुई? 21 अगस्त 2024। प्रावधान क्या है इसके अंदर? ये लाई गई है सड़क दुर्घटना में घायलों के लिए कि कोई व्यक्ति सड़क दुर्घटना में घायल हो जाता है तो कई बार लोग रुकते ही नहीं है, उनको उचित समय पे हॉस्पिटल नहीं पहुंचाते हैं। उनको प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ये योजना लेके आई है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी घायल की मदद करेगा, दुर्घटना में घायल को हॉस्पिटल पहुंचाएगा, सरकार उसकी मदद करेगी, वो किसी का जीवन की रक्षा करेगा। तो किसी के जीवन की रक्षा के लिए सरकार उसको प्रोत्साहन देगी। कैसे देगी? कि सरकार क्या कह रही है कि पहुंचाने वाले व्यक्ति को हम देंगे 10,000 रुपए। क्या देंगे? पहला देंगे हम 10,000 रुपए और देंगे प्रशस्ति पत्र। प्रशस्ति पत्र। सरकार उस व्यक्ति को जो दुर्घटना में घायल को अस्पताल पहुंचाएगा, सरकार उसको 10,000 रुपए और प्रशस्ति पत्र देगी। अच्छा, इसमें एक चीज याद रखने वाली बात है कि इस योजना का संचालन कौन करता है और इसके लिए जो फंड है वो कौन देता है। देखो, संचालन कौन करता है इसका? चिकित्सा विभाग। इस योजना का संचालन, मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना का संचालन कौन करता है? चिकित्सा विभाग। और इसके लिए जो बजट है, फंड है, वो कौन देता है? सड़क सुरक्षा कोष।
यानी कि सड़क सुरक्षा कोष तो इसके लिए क्या देता है, फंड देता है, और इसका संचालन कौन करता है, चिकित्सा विभाग के द्वारा इसका संचालन किया जाता है। तो योजना हो गई मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना। प्रारंभ कब होती है, 21 अगस्त 2024। प्रावधान क्या है इसके, 10,000 रुपए और प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा जो घायल को सही समय पर अस्पताल पहुंचाएगा। इसके अलावा इसका संचालन करता है चिकित्सा विभाग और इसमें बजट देने का कार्य है सड़क सुरक्षा कोष का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अभी हाल फिलहाल में चर्चित है ये योजना कि नमो ड्रोन दीदी योजना। महिलाओं को ड्रोन के प्रशिक्षण के लिए ये योजना लाई गई है कि महिलाओं को ड्रोन का प्रशिक्षण दिया जाए ताकि वो अपना आर्थिक संबल प्रदान कर सके या फिर अपना जीवन स्तर को ऊंचा उठा सके। योजना प्रारंभ कब होती है, योजना प्रारंभ होती है 28 नवंबर 2023 को। नमो ड्रोन दीदी योजना का प्रारंभ होता है 28 नवंबर 2023 को। अच्छा, राजस्थान में कहां से प्रारंभ होती है, ये इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान में कहां से प्रारंभ होती है। राजस्थान में प्रारंभ होती है बम्बोरी रोडी गडेपान। ये कहां पर स्थित है, कोटा जिले में। तो हम कह सकते हैं गडेपान कोटा से इस योजना का राजस्थान में शुभारंभ होता है। कौन सी योजना का, नमो ड्रोन दीदी योजना। नमो ड्रोन दीदी योजना का शुभारंभ राजस्थान में बम्बोरी रोड गडेपान से, जो कोटा जिले में स्थित है, प्रारंभ होती है। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है, कि इस योजना का उद्देश्य क्या है, देखते हैं कि ग्रामीण महिलाओं को, कौन सी महिलाओं को, ग्रामीण महिलाओं को रोजगार के बेहतरीन अवसर उपलब्ध कराना। तो क्या है इसका उद्देश्य, कि ड्रोन का प्रशिक्षण देंगे, उनको रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो उनका जीवन स्तर उच्च हो जाएगा। अच्छा, अब ड्रोन का प्रशिक्षण कौन देगा, ठीक है भाई, ड्रोन का प्रशिक्षण दिलाओगे आप, तो ड्रोन का प्रशिक्षण कौन सी संस्था देगी, चंबल फर्टिलाइजर्स। कौन सी, चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल लिमिटेड और NFCL के द्वारा क्या दिया जाएगा, प्रशिक्षण। किनको, ड्रोन का, महिलाओं को ड्रोन का जो प्रशिक्षण है उड़ाने का, कौन देगा, चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल लिमिटेड और NFCL के द्वारा दिया जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इस योजना में और क्या है। अब इसमें जो प्रशिक्षण दिया जाएगा वो महिलाएं ड्रोन उड़ाएंगी, उनको सरकार क्या कह रही है कि महिला ड्रोन पायलट को हम 15,000 रुपए प्रति माह वेतन देंगे। कितना, 15,000 रुपए प्रति माह क्या देंगे, वेतन। किनको, जो ड्रोन महिला पायलट होंगी उनको हम देंगे 15,000 रुपए प्रति माह का वेतन। इसके अलावा क्या कहा है कि ये जो प्रशिक्षण है ना, कितने दिन का प्रशिक्षण है, उन्होंने कहा कि ये प्रशिक्षण है 15 दिनों का। कितने दिनों का, 15 दिनों का प्रशिक्षण है। 15 दिन के प्रशिक्षण के बाद उनको कहीं भाई ड्रोन के लिए नियुक्ति मिलेगी, उसके लिए उनको 15,000 रुपए प्रति माह वेतन दिया जाएगा। अच्छा, ये बताया है कि इसमें कि राजस्थान की पहली महिला नमो ड्रोन दीदी कि ये प्रशिक्षण देने के बाद राजस्थान की पहली महिला ड्रोन पायलट कौन बनी, तो कौन बनी, ऋतु मीणा। कौन बनी, ऋतु मीणा। कहाँ की रहने वाली हैं, मांगरोल 12 की। तो योजना क्या है, नमो ड्रोन दीदी योजना। कब प्रारंभ होती है, 28 नवंबर 2023 को। राजस्थान में कहाँ से प्रारंभ होती है, गडेपान कोटा से प्रारंभ होती है। क्या किया जाएगा, महिलाओं को ड्रोन उड़ाने की प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण कौन देगा, चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल लिमिटेड व NFCL के द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा। फिर ये कहा कि जो महिला पायलट होगी उनको 15,000 रुपए प्रति माह वेतन दिया जाएगा। इसके अलावा उनको 15 दिन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। पहली महिला नमो ड्रोन दीदी कौन बनी, ऋतु मीणा। कहाँ की रहने वाली हैं, मांगरोल 12 की रहने वाली। नेक्स्ट देखते हैं, एक योजना और है, मुख्यमंत्री निशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना। अब नाम में लिखा है निशुल्क यूनिफॉर्म, यानी कि सरकारी स्कूलों में निशुल्क यूनिफॉर्म का क्या किया जाएगा, वितरण किया जाएगा। देखते हैं प्रारंभ कब होती है, 29 नवंबर 2022। कब प्रारंभ होती है, 29 नवंबर 2022 को ये योजना प्रारंभ होती है। चलाता कौन है, स्कूलों में चल रही है, तो सीधी सी बात है स्कूली शिक्षा विभाग चलाएगा। स्कूलों में ड्रेस का वितरण किया जा रहा है, तो कौन चलाएगा, स्कूली शिक्षा विभाग। कब से चलाई गई, 29 नवंबर 2022 से योजना चलाई गई। अच्छा, इसमें राशि कौन कितनी दे रहा है, केंद्र कितनी दे रहा है, राजस्थान सरकार कितनी दे रही है। देखो, केंद्र दे रहा है 60% और राज्य सरकार दे रही है 40%। जो ये योजना चल रही है समग्र शिक्षा विभाग
इसमें केंद्र सरकार 60% अंशदान करता है और राज्य सरकार 40% अंशदान करती है। देखिए प्रावधान क्या है, कक्षा 1 से 8, कौन सी कक्षा, कक्षा 1 से 8 तक राजकीय विद्यालयों में 2 सेट यूनिफॉर्म के और इसकी सिलाई के लिए 200 रुपए। क्या दिया जा रहा है कि कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को 2 तो दिए जाएंगे यूनिफॉर्म के सेट। क्या दिए जाएंगे, यूनिफॉर्म के सेट, कितने, 2। उनकी सिलाई के लिए सरकार देगी 200 रुपए की राशि। तो योजना हो गई मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना। मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना प्रारंभ होती है 29 नवंबर 2022 को। कब प्रारंभ हुई थी, 29 नवंबर 2022 को ये प्रारंभ होती है। विभाग कौन सा है, स्कूली शिक्षा विभाग है इसका। वित्त पोषण केंद्र करती है 60% और राज्य सरकार करती है 40%। क्या किया जाएगा इसमें, तो 1 से 8 कक्षा तक के बच्चों को फैब्रिक के 2 सेट यूनिफॉर्म के दिए जाएंगे और उनकी सिलाई के लिए 200 रुपए यूनिफॉर्म की सिलाई हेतु प्रदान किए जाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं लखपति दीदी योजना। ये बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, वर्तमान में काफी चर्चा में रही है, तो इसको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि लखपति दीदी योजना कहाँ है, क्या है, कहाँ संचालित हो रही है, कहाँ कहाँ इसके सम्मेलन किए गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लखपति दीदी योजना है जो, इसका पहला सम्मेलन होता है 23 सितंबर 2023 को। कब, पहला जो सम्मेलन हुआ है 23 दिसंबर 2023 को जैसलमेर में। कहाँ पे, जैसलमेर। तो इन्होंने क्या कहा, पहला सम्मेलन 23 दिसंबर 2023 को कहाँ पे हुआ है, जैसलमेर में, पहला सम्मेलन। दूसरा सम्मेलन कब हुआ है, 14 फरवरी 2024। पहला कब हुआ था, 23 दिसंबर 2023 को। दूसरा कहाँ हो रहा है, 14 फरवरी 2024 को बेणेश्वर धाम। कहाँ है बेणेश्वर धाम, डूंगरपुर के अंदर। तो 2 इसके सम्मेलन हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद रखने होंगे कि पहला सम्मेलन 23 दिसंबर 2023 को जैसलमेर में आयोजित किया गया। दूसरा जो सम्मेलन है 14 फरवरी 2024 को बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में आयोजन किया गया। अब देखिए इसका उद्देश्य क्या है। लखपति दीदी, साफ साफ लिखा है कि दीदी महिलाओं को लखपति बनाना है, तो कैसे भी करके उनकी आय जो है 1 लाख से पार लेके जानी है। महिला जो हैं स्वयं सहायता समूह में जो काम कर रही हैं, उनकी सहायता से जो काम कर रही हैं महिलाएं, उनकी जो आय है उसका स्तर 1 लाख लेके जाना है, या उनको ये कह सकते हैं कि वित्तीय रूप से सशक्त बनाना है, उनको किसी के ऊपर डिपेंड ना करना पड़े। तो याद रखने वाली बात क्या है, पहला सम्मेलन, दूसरा सम्मेलन। पहला कब होता है, 23 दिसंबर 2023 को। कहाँ पे होता है, जैसलमेर के अंदर। दूसरा 14 फरवरी 2024 को कहाँ पे आयोजित हुआ बेणेश्वर धाम डूंगरपुर के अंदर। नेक्स्ट हम देखते हैं, एक योजना है स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना। बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, इस योजना के बारे में हम सभी को पता होना चाहिए। क्या है ये योजना, स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना। प्रारंभ कब होती है, 2021 के अंदर ये योजना प्रारंभ होती है। चलाता कौन है, उच्च शिक्षा विभाग। इस योजना को कौन चलाता है, उच्च शिक्षा विभाग इस योजना को चलाता है। अच्छा, इस योजना के बारे में सीधा सीधा पहले फैक्ट समझो इस योजना के बारे में कि स्वामी विवेकानंद है स्कॉलरशिप योजना है उच्च शिक्षा के लिए। तो सरकार एक योजना लेकर आई कि हम राजस्थान के कुछ बच्चों को विदेश में एजुकेशन के लिए भेजें, उनकी उच्च शिक्षा के लिए हम विदेश में भेजें बच्चों को। तो उसके लिए सरकार ने योजना चलाई, कौन सी, स्वामी विवेकानंद योजना। पहले ये राजीव गांधी जी के नाम से संचालित थी, नई सरकार ने आने के बाद इस योजना को विवेकानंद जी के नाम पे कर दिया है। योजना 2021 की है, उच्च शिक्षा विभाग चलाता है। योजना में ये कहा गया है कि अध्ययन के लिए विदेश के, ये देखो, विदेश के प्रतिष्ठित संस्थानों में अध्ययन के लिए उन विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मिलेगी जिनकी आय, पारिवारिक आय 25 लाख रुपए से कम। कितनी, 25 लाख से कम। सरकार ने कहा जिन पारिवारिक आय 25 लाख से कम है, उनके बच्चे अगर विदेश के शिक्षण संस्थाओं में अध्ययन करना चाहते हैं तो उनके लिए ये योजना है। योजना के प्रावधान हम आगे देखते हैं। अभी मैंने बताया कि इस योजना का पहले क्या नाम था, राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस, इसका पहले नाम था, जिसका बदल के स्वामी विवेकानंद जी के नाम पे कर दिया गया है। अच्छा, कितने छात्र टोटल लिए जाएंगे, 500 छात्र। विदेश भेजने के लिए कितने छात्रों का चयन किया जाएगा, 500 छात्रों का चयन किया जाएगा। कैसे कैसे,
अच्छा, 200, जिनमें से 200 विद्यार्थी तो वो होंगे जो देश में ही, देश के ही उच्च बड़े जो शिक्षण संस्थान है ना उनमें उनको भेजा जाएगा। बच्चे जो 300 विद्यार्थी हैं, 200 तो कहाँ भेजे जाएंगे, देश के बड़े शिक्षण संस्थानों में, और 300 कहाँ भेजे जाएंगे, विदेश में। टोटल बच्चे कितने, 500। 200 तो हमारे ही देश के जो उच्च शिक्षण संस्थान हैं उनमें उनको भेजा जाएगा। बच्चे जो 300 बच्चे हैं उनको विदेश में शिक्षण के लिए भेजा जाएगा। तो ये योजना हो गई कौन सी, स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना। स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना, इसके तहत पारिवारिक आय 25 लाख से कम वाले परिवारों में बच्चों को पढ़ाई के लिए, उच्च शिक्षा की पढ़ाई के लिए 200 बच्चों को तो देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में भेजा जाएगा और 300 बच्चों को कहाँ भेजा जाएगा, विदेश में। तो टोटल कितने बच्चे हो गए, 500 बच्चे हो गए। नेक्स्ट योजना है पन्नाधाय बाल गोपाल योजना। 3 से 4 योजनाएं ऐसी हैं जिनका पिछली सरकार में नाम अलग था, इस सरकार ने आते आते उनका नाम परिवर्तित कर दिया। आपको ये विशेष ध्यान रखना है, पहले उनका नाम क्या था, अब उनका नाम क्या है। इस योजना का भी नाम बदला गया है। अभी वर्तमान नाम क्या है, पन्नाधाय बाल गोपाल योजना। पहले इस योजना का नाम हुआ करता था मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। पहले क्या नाम था, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, जिसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है, पन्नाधाय बाल गोपाल योजना। योजना कब प्रारंभ होती है, योजना प्रारंभ होती है 29 नवंबर 2022 को। कब प्रारंभ होती है, प्रारंभ होती है 29 नवंबर 2022 को ये योजना प्रारंभ होती है। कौन सा विभाग चलाता है, विभाग चलाता है स्कूली शिक्षा विभाग। अब बाल गोपाल है, बाल गोपाल है यानी कि बच्चे हैं, तो बच्चे, छोटे बच्चों के लिए स्कूलों में इस योजना को संचालित किया जा रहा है। क्या, क्यों किया जा रहा है, देखते हैं। अच्छा, इसमें क्या किया जाता है, पहले हम वो देखते हैं कि भाई इसका उद्देश्य क्या है। पहले, सबसे पहले हम इसका उद्देश्य देखते हैं। इसका उद्देश्य क्या है, राज्य के सरकारी स्कूल और मदरसों में, किसमें, सरकारी स्कूलों में और मदरसों में, किनमें, सरकारी स्कूल और मदरसों में कक्षा 1 से 8 तक। कौन सी कक्षा, कक्षा 1 से 8 तक सरकारी स्कूल और मदरसों में क्या है कि सप्ताह में बच्चों को, छोटे जो बच्चे हैं कक्षा 1 से 8 तक के, उनके बच्चों को सप्ताह में 6 दिन, एक दिन रविवार हो गया, रविवार को छोड़ के बच्चे 6 दिन बच्चों को क्या पिलाया जाएगा, दूध पिलाया जाएगा। तो योजना है पन्नाधाय बाल गोपाल योजना, जो पहले मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के नाम से संचालित थी। योजना में क्या किया जाएगा, सरकारी स्कूल और मदरसों में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को 6 दिन पाउडर वाला दूध पिलाया जाएगा। अब कैसे पिलाया जाएगा, इसका डिवाइडेशन किया गया है। कैसे किया है देखना, कक्षा 1 से 5 तक, कक्षा 1 से 5 तक कितना दूध, 150 ml, 150 ml दूध। और 6 से 8 तक के जो बच्चे हैं उनको कितना, 200 ml दूध। तो क्या कहा है, 1 से 5 तक के जो बच्चे हैं उनको पिलाया जाएगा 150 मिलीलीटर दूध यानी कि ml, और जो 6 से 8 तक के बच्चे हैं उनको पिलाया जाएगा 200 ml दूध। योजना है पन्नाधाय बाल गोपाल योजना। ये पात्रता हम पहले पढ़ चुके हैं, 1 से 8 तक के बच्चे हैं, सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं या मदरसों में पढ़ रहे हैं। तो उद्देश्य हो गया, ये हो गया। योजना प्रारंभ होती है 29 नवंबर 2022 को। चलाता कौन है, स्कूली शिक्षा विभाग। अब अच्छा, दूध की आपूर्ति कौन सा विभाग करता है, दूध की आपूर्ति करती है राजस्थान सहकारी डेयरी संघ, RCDF। RCDF के द्वारा इसमें दूध की सप्लाई की जाती है। तो योजना है पन्नाधाय बाल गोपाल योजना, प्रारंभ होती है 29 नवंबर 2022 से। विभाग है स्कूली शिक्षा विभाग। संचालन, अच्छा, दूध की आपूर्ति करता है राजस्थान सहकारी डेयरी संघ RCDF, और इसका पहले नाम हुआ करता था मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। हमने पढ़ा 1 से 8वीं तक के बच्चों को 6 दिन सप्ताह में दूध पिलाया जाएगा पाउडर का। 1 से 5 तक के जो बच्चे हैं उनको 150 ml दूध पिलाया जा रहा है, और जो 6 से 8 तक के बच्चे हैं उनको 200 ml दूध पिलाया जा रहा है। ये हमारी योजना हो गई पन्नाधाय बाल गोपाल योजना। अच्छा, ये तो हमने अभी तक पढ़ी मोटी मोटी योजनाएं जो राज्य सरकार ने राज्य स्तर पे संचालित की हुई हैं, कि राज्य स्तर पे सरकार ने संपूर्ण राज्य में जो योजनाएं संचालित की हैं। अब कुछ ऐसी हम योजनाएं पढ़ेंगे जो जिला प्रशासन जो है ना, जिले के लेवल पे चलाता है। पहला हमने पढ़ा है कि राज्य में, संपूर्ण राज्य में, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उन्होंने जो योजना चलाई वो पूरे राज्य में संचालित थी। लेकिन अब हम जो कुछ योजनाएं पढ़ने वाले हैं वो राज्य में ना होकर
जिले लेवल पर, जिला लेवल पर जो स्थानीय प्रशासन होता है, स्थानीय प्रशासन के द्वारा चलाई जाती हैं। तो हमने पहली पढ़ी चुप्पी तोड़ो स्यानी बनो, ये बच्चियों के लिए चलाई गई, बालिकाओं के लिए चलाई गई कि चुप्पी तोड़ो स्यानी बनो। क्या कहा है उनको? इसका उद्देश्य रखा गया है कि किशोरी बालिकाओं में माहवारी प्रबंधन, किसके प्रति? माहवारी प्रबंधन के प्रति बालिकाओं में जागरूकता लानी है और उनमें आत्मविश्वास पैदा करना है। जो छोटी बच्चियां होती हैं वो इसके प्रति इतनी जागरूक नहीं रह पाती हैं, उनका आत्मविश्वास इतना अच्छा डेवलप नहीं हो पाता है, तो प्रयास किया जा रहा है कि उनका इस मामले में जागरूकता को बढ़ाया जा सके, उनका आत्मविश्वास डेवलप किया जा सके। अच्छा, इसका पहला जो चरण था चलाया गया था अलवर में और नागौर में। पहले चरण कहाँ चलाए गए? अलवर और नागौर के अंदर। इसका दूसरा चरण चलाया गया जयपुर के अंदर। तो पहला चरण याद रखना है आपको अलवर और नागौर, दूसरा याद रखना है जयपुर के अंदर। तो योजना क्या हो गई? चुप्पी तोड़ो स्यानी बनो। बालिकाओं को उनके माहवारी के प्रति जागरूक करना है, उनमें आत्मविश्वास को डेवलप करना है। पहला चरण चलाया गया अलवर और नागौर के अंदर, दूसरा चरण कहाँ चलाया गया है? जयपुर के अंदर। फिर एक योजना आती है मेरी पुलिस मेरा दोस्त। छोटे बच्चे जो हैं पुलिस के प्रति बहुत एक भय की वो रखते हैं थोड़ी सी, कि भाई पुलिस से उनमें एक डर होता है, ना चाहते हुए भी वो पुलिस से एक धारणा बना के रखते हैं डर की। तो उनके इस डर को ख़त्म करने के लिए, उनकी पुलिस की कार्यप्रणाली को उनको साझा करने के लिए एक योजना चलाई गई, एक कार्यक्रम चलाया गया। योजना तो नहीं कह सकते, कार्यक्रम कह सकते हैं हम। कैसे? कि मेरी पुलिस मेरी दोस्त, कि पुलिस जो है वो मेरी दोस्त है। ये योजना चलाई गई। कहाँ चलाई गई? डूंगरपुर में। अब डेट याद नहीं रखनी है, रह जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना नहीं रखनी है। प्रत्येक जिले की योजनाओं की हम डेट याद नहीं रख सकते, लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि मेरी पुलिस मेरा दोस्त, मेरी पुलिस मेरी दोस्त अभियान कहाँ चलाया गया? डूंगरपुर के अंदर चलाया गया। अच्छा, इस योजना के तहत, इस कार्यक्रम के तहत क्या किया जाएगा? क्या किया जाएगा कि लड़कियों को पुलिस की कार्यप्रणाली समझाने हेतु प्रत्येक शनिवार पुलिस थानों का विजिट करवाया जाएगा। क्या करवाया जाएगा? कि लड़कियों को पुलिस की कार्यप्रणाली समझाने हेतु प्रत्येक शनिवार पुलिस थानों का विजिट करवाया जाएगा। योजना है मेरी पुलिस मेरा दोस्त। कहाँ चलाई गई? डूंगरपुर में। क्या किया जाएगा? प्रत्येक शनिवार को बालिकाओं को थानों का विजिट कराया जाएगा ताकि वो पुलिस की कार्यप्रणाली को समझ सके, उनके प्रति आत्मविश्वास या फिर कहें कि पुलिस के प्रति जो उनके मन में भय होता है वो दूर हो सके। नेक्स्ट कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। ऑपरेशन अस्मिता। अब हमें ज्यादातर इन कार्यक्रमों के बारे में क्या याद रखना है कि ये कार्यक्रम संचालित कहाँ, कौन से जिले में किए जा रहे हैं। मोटा मोटा याद रखना है कि उनको संचालित कहाँ किए जा रहे हैं। ऑपरेशन अस्मिता रामनगर बूंदी। कहाँ? सीधा सीधा याद रख सकते हैं, बूंदी। ऑपरेशन अस्मिता कहाँ चलाया गया? बूंदी के रामनगर में। उद्देश्य क्या है? देह व्यापार कुरीति को समाप्त करने हेतु, देह व्यापार में जो महिलाएं लिप्त हैं उनको उससे बाहर निकालने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया अस्मिता। कहाँ पे? रामनगर बूंदी के अंदर। फिर एक योजना आती है स्वास्थ्य बेटी अभियान। कहाँ चलाया गया? अलवर। बस आपको अब इन कार्यक्रमों का क्या याद रखना है कि कौन सा कार्यक्रम किस जिले में संचालित किया गया। तो स्वास्थ्य बेटी अभियान कहाँ चलाया गया? अलवर के अंदर चलाया गया। फिर आता है पुकार अभियान। कहाँ चलाया गया? बीकानेर के अंदर। अब डेट याद ज्यादा नहीं रखनी है आपको, सीधा याद रखना है कि पुकार जो अभियान है वो कहाँ चलाया गया? बीकानेर के अंदर चलाया गया है। इसका उद्देश्य क्या है पुकार अभियान का? गर्भवती व धात्री महिलाओं को बेहतर पोषण उपलब्ध करवाना। तो पुकार अभियान है जो बीकानेर में चलाया गया है, इसका उद्देश्य है गर्भवती व धात्री महिलाओं को बेहतर पोषण उपलब्ध करवाना। तो ये कुछ कार्यक्रम हैं जो हम पढ़ रहे हैं। ऑपरेशन अस्मिता रामनगर बूंदी में चलाया गया है, स्वास्थ्य बेटी अभियान अलवर में चलाया गया है, पुकार अभियान बीकानेर के अंदर चलाया गया है। ऐसे ही देखो गर्ल फ्रेंडली पंचायत अभियान, यानी कि लड़की फ्रेंडली पंचायत अभियान कहाँ चलाया गया? सवाई माधोपुर। पोषण स्वराज अभियान कहाँ चलाया गया? बांसवाड़ा। पोषण स्वराज अभियान कहाँ चलाया गया? बांसवाड़ा। भविष्य की उड़ान अभियान कहाँ चलाया गया? सवाई माधोपुर में चलाया गया। शक्ति अभियान कहाँ चलाया गया? बीकानेर में चलाया गया। आंचल अभियान कहाँ चलाया गया? करौली में चलाया गया। लाडेसर अभियान कहाँ चलाया गया? जयपुर। ये बिल्कुल करंट का है, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। इसका उद्देश्य भी याद रखना है कि लाडेसर अभियान का उद्देश्य है कुपोषित
व अति कुपोषित बच्चों की स्थिति में सुधार करना। फिर से देखें एक बार, ये कुछ ऐसे कार्यक्रम हैं जो जिले वाइज चलाए गए हैं, तो इनको हमें सीधा योजना और जिला याद रखना है। कैसे कि गर्ल फ्रेंडली पंचायत अभियान किस जिले में चलाया गया? सवाई माधोपुर में। पोषण स्वराज अभियान कहाँ चलाया गया? बांसवाड़ा में चलाया गया। भविष्य की उड़ान कार्यक्रम कहाँ चलाया गया? तो सवाई माधोपुर में चलाया गया। शक्ति अभियान कहाँ चलाया गया? तो बीकानेर में चलाया गया। आंचल अभियान करौली में चलाया गया। लाड़ेसर अभियान जयपुर में चलाया गया। लाड़ेसर अभियान का उद्देश्य भी आपको विशेष याद रखना है। क्या है? कुपोषित और अति कुपोषित बच्चों की स्थिति में सुधार करना इस अभियान का उद्देश्य है। तो अभी पहले हमने पढ़ी राज्य सरकार की योजनाएं, केंद्र सरकार की योजनाएं, जो भी महत्वपूर्ण है हम उनको ही कवर कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा अथाह गहराई में नहीं जा सकते हम इन चीज़ों के लिए कि बहुत ज़्यादा मैटर पढ़ें हम, उसके आधार पे हम अपना समय ज़्यादा जाया करें। हम वो योजनाएं पढ़ी हमने जो प्रमुख थी हमारे राजस्थान की दृष्टि से, महिलाओं की दृष्टि से, बच्चों की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण थी। उसके बाद हमने जिला स्तर पे जिला प्रशासन के द्वारा जो कार्यक्रम चलाए जा रहे थे हमने वो पढ़े। अब हम इस बार घोषणा हुई थी 3 महिला बटालियनों की कि महिला बटालियन राजस्थान के अंदर स्थापित की जाएंगी। उन 3 महिला बटालियनों के बारे में देखते हैं। पहली है कालीबाई बटालियन, कहाँ स्थापित की जाएगी? अलवर में। फिर है पद्मिनी बटालियन, कहाँ स्थापित की जा रही है? सीकर के अंदर। फिर है अमृता देवी बटालियन, कहाँ स्थापित की जा रही है? जोधपुर में। अब आपने राजस्थान पुलिस का सबने फॉर्म लगा रखा है, तो आप में से बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होंगे जिन्होंने यहाँ से फॉर्म लगाया होगा, तो अच्छे से याद रखना है आपको। कालीबाई बटालियन अलवर में स्थापित की गई है, पद्मिनी बटालियन सीकर में स्थापित की गई है, अमृता देवी बटालियन जोधपुर में स्थापित की गई है। तो आपको ये 3 महिला बटालियन कहाँ कहाँ स्थापित की गई है अच्छे से याद रखनी है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये है कुछ प्रमुख हेल्पलाइन नंबर कि पुलिस से संबंधित अन्य सरकारी योजनाओं से संबंधित जो हमारे विभिन्न प्रकार के सरकारी नंबर होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। डायल नंबर, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर, चाइल्ड यानी बच्चों से संबंधित कोई भी शिकायत है ना, उसके लिए आपको 1098 पे कॉल करना होगा। पुलिस से मदद चाहिए आपको तो 112 और 100, या तो आप 100 पे डायल कर सकते हैं या 112 पे आप डायल कर सकते हैं। फिर है राज्य केंद्रीकृत कॉल सेंटर। अच्छा, 181 ऐसा है केंद्रीकृत कॉल सेंटर है कि सरकार की किसी भी योजना, किसी भी कर्मचारी, आप कहीं भी समस्या का सामना कर रहे हैं तो आप 181 पे संपर्क कर सकते हैं। ये केंद्रीकृत है, कंप्लीट। किसी भी योजना से संबंधित आपको समस्या हो, किसी भी विभाग से संबंधित समस्या हो, आप सीधे संपर्क करें 181 पे, वो अपने आप संबंधित विभाग में भेज देंगे। फिर है गरिमा या महिला, जिसको हम गरिमा हेल्पलाइन नंबर बोल सकते हैं, ये महिलाओं के लिए यूज किया जाता है। महिला हेल्पलाइन नंबर कितना है? 1090। उसके बाद है साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर, ये आपको हमेशा याद रखना है। अब 1930 ये हेल्पलाइन नंबर आपको हमेशा याद रखना है। साइबर क्राइम से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आप तुरंत 1930 पे संपर्क कर सकते हैं। फिर एम्बुलेंस आप पहले से जानते हैं। फिर चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर यहाँ आ गया, ठीक है। फिर राजस्थान जननी एक्सप्रेस टोल फ्री नंबर, यानी कि महिला जो जननी एक्सप्रेस चला रखी है, महिलाओं को उसके के प्रसव के समय जो एम्बुलेंस की मदद की जरूरत पड़ती है, उसके लिए सरकार ने एक योजना, एक नंबर डायल दिया हुआ है 104। इस पे आप कॉल करेंगे तो एम्बुलेंस आ जाएगी। तो हमने आज साथियों पढ़ा, राजस्थान सरकार की विभिन्न योजनाएं पढ़ी, उसके अलावा हमने आज विभिन्न जिलों में चलाए जा रहे कार्यक्रमों को पढ़ा, उसके अलावा महिला बटालियनों को पढ़ा, उसके अलावा हमने पढ़े कुछ हेल्पलाइन नंबर। ये एक छोटा मोटा सा कह सकते हैं कि एक ओवरव्यू हो गया जो आपके महिलाओं और बच्चों से संबंधित योजनाओं का है। इसके अलावा अब इसमें आपका छोटा सा मैटर ये बचता है कि महिलाओं और बच्चों से संबंधित आयोग का मैटर बचता है। तो महिलाओं, जैसे राष्ट्रीय महिला आयोग हो गया, राज्य महिला आयोग हो गया, या फिर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग हो गया, ऐसे 2-4 आयोग बचे हैं। उसके अलावा आपका अब करंट से रिलेट करके आपको इन योजनाओं को देखना है। अब आपको अंतिम समय जो आपका 20-25 दिन का बचा हुआ है, उसके अंदर इन योजनाओं का 2 बार रिवीजन कर लेना है। उसके अलावा दुर्गेश सर की अपने करंट की क्लास चलती है, करंट को बहुत अच्छे से आपको मेंटेन करके रखना है। इन योजनाओं को करंट से रिलेट करके आपको पढ़ना है। तो साथियों 20-25 दिन बचे हैं, अच्छे से तैयारी कीजिए। एक्स्ट्रा कोई चीज़ पढ़ने की आपको आवश्यकता है नहीं, जो आपने पढ़ा है उसे बेस्ट कीजिए। दिव्य दृष्टि परिवार में बार बार आपका यही कहेगा कि भाई अपनी अंतिम तैयारी को धार दीजिए
और फिर आपसे मिलते हैं। जय हिंद, नमस्ते साथियों।